तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रैपिड रिवीजन करने जा रहे हैं विच इज़ कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि आई थिंक अब तक किसी ने भी इतनी मोस्टली जो रिविजन्स हैं वो नहीं करवाई किसी भी प्लेटफॉर्म ने। बट आई जस्ट वांट कि मैं जितनी भी रैपिड रिविजन्स हैं वो इंशाल्लाह कवर करवाऊँ 25 से पहले पहले। तो आज जो है वो हम कम्युनिटी मेडिसिन की रैपिड रिवीजन करेंगे और इसके जो MCQs हैं वो आपको MCQs जो बुक है 100 MCQs बुक जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपको हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, एंड प्लीज़ इफ़ यू वॉच दिस वीडियो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे जो है एक मोटिवेशन मिलती है। बिकॉज जितनी भी रैपिड रिवीजन है उनके अंदर बहुत एफर्ट लगती है नोट्स वगैरह बनाने में और हर चीज़ सेट करने में। एक्चुअली में कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब क्या है? बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एक पेशेंट का इलाज करना। कम्युनिटी का मतलब होता है कि ऑल ओवर जितनी भी कम्युनिटी है हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जगह के ऊपर, उस पूरी कम्युनिटी को कोई भी अगर डिज़ीज़ है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने उस जो डिज़ीज़ है उस चीज़ से जो सा वो कंट्रोल करना है और उनको जो सा बचाना है आपने। ठीक है ना? तो इसके अलावा बीमारी से बचाना, उसको उसकी जो डिज़ीज़ है उसकी प्रोग्नोसिस देखना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, और उस डिज़ीज़ की जो सा अगर वैक्सीनेशन है तो उसकी वैक्सीनेशन जो सा होता है वो करना। जिस तरह हमारी पोलियो की वैक्सीन वगैरह चलती है, मीज़ल्स की, मम्प्स की और मेज़ेला और जितने भी वायरसेस वगैरह होते हैं उनकी वैक्सीनेशन वगैरह जो होती हैं। इसके अलावा सैनिटेशन वगैरह, या ये हमारे जो सेफ वाटर के लिए हमारे जो वाटर प्लांट जो होते हैं वो लगाए जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी मेडिसिन में आ जाती हैं, जिसमें आपका हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी जो कम्युनिटी है, यानी कि लोगों की जो एक विलेज है, सिटी है, उसकी जो कंडीशंस हैं उसके अंदर लोगों का डिज़ीज़ अगर कोई बीमारी वगैरह आई है तो उसको हम कैसे जो है वो बचा सकते हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर बीमारी आई थी जिसको हमने कोविड कहा था। कोविड के अंदर आपकी कम्युनिटी मेडिसिन से ही रिलेट करी होती है। जो हम आगे पूरे सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि एक डिज़ीज़ को हमने किस किस हद तक हमारे मुल्क के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स और उसकी सर्वेलेंस, उसकी कंपैरिजन, उसकी प्रोग्नोसिस, उसका हेल्थ सिस्टम, उसकी प्रिवेंशन, उसका कंट्रोल, उसकी एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी होती हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट कि आपने जो है वो आपके हेल्थ सिस्टम है क्या है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको ओवरव्यू जो है वो बताऊँगा, लेकिन इसके जो मेन चीज़ें वो आपकी इन डिजीज़ के अंदर जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम वो कहता है कि हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान, यानी कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ सिस्टम चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो सब आप रोल आउट कर रहे होते हैं कि आपको जो सा चीज़ों को मैनेज करना है या किस तरीके से रूल आउट करना है। तो हेल्थ सिस्टम के अंदर पहले आपने पॉलिसी देखनी है, प्लानिंग्स देखनी है, इसके अलावा डॉक्टर्स को देखना है, नर्सिस को देखना है, कौन कौन से आपके जो सिटीज़ हैं उसके अंदर जैसे जो हेल्थ सेक्टर्स होते हैं, जैसे BHU वगैरह होता है, RSC वगैरह होता है। ठीक है ना? किसी भी डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन वगैरह को देखना है, बजट, डाटा सिस्टम मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को जो है वो आपके क्या देखना होता है, हेल्थ पॉलिसी और प्लानिंग इन पाकिस्तान के अंदर जो है तो हमने पढ़ना होता है कि आपकी जो हेल्थ सिस्टम है उसमें आपका हॉस्पिटल के साथ साथ कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक है, तो हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग के अंदर आपने पहले पॉलिसी बनानी है, साथ साथ आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। ये दो लफ्ज़ों का आपको मतलब पता होना चाहिए। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपने ओवरऑल एक ब्रॉड जो है वो डिसीजन लेना या डायरेक्शन देनी है पॉलिसी के अंदर। हेल्थ पॉलिसी द ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द हेल्थ सेक्टर। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि उस डायरेक्शन को आपने अमल करना है, उसके ऊपर आपने एक प्लान बनाया और उसको जो सा था वो आपने इनटू एक्शन करना है, यानी कि उसका एक्शन जो सा था वो करना है। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी डिज़ीज़ का जो सा वो हमने कम करना, फॉर एग्जांपल कोविड आई। अब कोविड के लिए पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो है इसकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसको कम करना है। अगर वो ये डिसाइड करे तो सबसे पहले स्टार्ट होती है उसकी पॉलिसी से। अब पॉलिसी क्या बनाते हैं कि किन डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करना है। ठीक है, कौन सा कितना बजट होना चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। ठीक है ना? आपका बजट, वर्क फोर्स, गैप्स, और उसका कितना टाइम में रिजल्ट आना चाहिए, कितनी सक्सेस जो है तो वो मैयर होगी, सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी होती हैं। फिर होती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पॉलिसी दी। ठीक है ना? अब उसका आपने प्लान करना है, उसका तरीका करना है, यानी कि पॉलिसी का मतलब होता है कि आपने अपना इरादा बताया, गवर्नमेंट ने अपना इरादा बताया, उसके बाद जो उनसे नीचे वाले लोग होते हैं वो उसका जो है वो इंप्लीमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब होता है उसका तरीकाकार, उसका स्टेप्स बनाना और उस पर जो है वो अमल दरामद करना। ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी अगर डिज़ीज़ है तो उसमें जो है वो आपने अपना बजट, अपना वर्क फोर्स, यानी कि डॉक्टर, नर्सिस, वैक्सीनेशन, LHWs, जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने जो है वो रेडी रखनी होती हैं। ठीक है ना? और जहाँ पे सर्विस नहीं होती, यानी कि जहाँ पे डिलीवरी गैप्स होते हैं वहाँ पे भी जो है वो आपने डॉक्टर जो है प्रोवाइड करें। जैसे BHU जो होता है वो आपका हेल्थ यूनिट है, तो जो छोटे छोटे आपके हेल्थ यूनिट बने होते हैं BHU, RSC वगैरह, तो ये आप यहाँ पे अपने डॉक्टर जो है प्रोवाइड करने हैं। ठीक है,
तो आपने इस तरीके से देखना है। तो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपसे पॉलिसी और प्लानिंग के बारे में जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट वो कहता है कि एग्जामिनर में आस्क्ड बाय पॉलिसी प्लानिंग कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ प्लान एंड द मीनिंग ऑफ हेल्थ फॉर ऑल इन अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइम, बस दैट्स इट। आपने ये जो टॉपिक है ना पूरा जो हेल्थ के ऊपर है, पाकिस्तान प्लानिंग और इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर, इसको आपने सिर्फ ओवरव्यू जो है वो पढ़ लेना है। प्राइमरी हेल्थ केयर, उसका कॉन्सेप्ट और उसका प्रोग्रेस। अब प्राइमरी हेल्थ केयर आपको पता है कि हमारा वो यूनिट है, PHC हमारा वो यूनिट है जो हमारे छोटे छोटे इलाकों के अंदर हमारे छोटे छोटे यूनिट्स बने होते हैं, जिसके अंदर आपका BHU आ जाता है। ठीक है, BHU से मुराद क्या है? बेसिक, ये जहाँ पे आपके एमओज वगैरह बैठते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, बेसिक हेल्थ यूनिट BHC। फिर आ जाता है आपका RHC, उसमें आ जाता है आपका रूरल हेल्थ सेंटर। ठीक है, और फिर आपका आ जाते हैं LHW, जिसे हम कहते हैं लेडी हेल्थ वर्कर। ये जो पोलियो वगैरह के कतरे पिला रहे होते हैं इनको कहते हैं LHW। ठीक है, तो हमारे मुल्क के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है, हमारा सबसे मेजर सोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नज़ला, बुखार, खांसी, ट्रॉमा, एक्सीडेंट कुछ भी हुआ तो आप पहले छोटे यूनिट के अंदर जाएंगे ना। ठीक है ना, पहले आपका जो चीज़ है वो आपकी अफोर्डेबल जहाँ पे आपका है, यानी कि आपके सिटी के साथ, आपका सिटी के अंदर है, जैसे छोटे छोटे ये यूनिट्स बने तो पहले आप वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है डिस्ट्रिक्ट उस पर मूव करेंगे या तहसील के उसमें, यानी कि DHQ की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद आप टर्शियरी यूनिट्स जो है या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी तरफ जाएंगे। ये तो नहीं है कि आपको सर के अंदर चोट लगी है, सर के अंदर दर्द हो या कुछ ऐसा मसला हुआ तो आप डायरेक्ट जो है वो लाहौर हॉस्पिटल पहुँचेंगे, अनटिल अनलेस कि आप लाहौर के हॉस्पिटल के पास रह रहे हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो होता है तो आपने सबसे पहले जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जाना होता है, यानी कि आपका जो फर्स्ट, यानी कि जो पेशेंट होता है, उसका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ यूनिट। प्राइमरी हेल्थ यूनिट जो आपका बेसिक अफोर्डेबल जोन होता है, कम्युनिटी सेंटर होता है, कम्युनिटी बेस्ड केयर होता है। ठीक है ना, जहाँ पे आपका पेशेंट सबसे पहले जाके जो है वो चेक करवा रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये होता है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट यानी कि लोगों को करीब उनके एरिया के अंदर जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है ना, और हर पेशेंट जो होता है वो आपका टर्शरी केयर में जाना जरूरी होता है। वो आपको वहाँ से भी, जैसे बुखार है तो आप यहाँ से जाके इलाज करवा सकते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, किडनी पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो आप अपने बेसिक प्राइमरी में जाके करवा सकते हैं। इसके अलावा जो ये लेडी हेल्थ वर्कर वगैरह, इसमें इम्यूनाइजेशन होगी या फिर वैक्सीनेशन वगैरह होगी, इनका काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और डायरिया का ट्रीटमेंट है, कोई भी मेटरनल एडवाइस है, गायनोकोलॉजी है, हमारे THQ के अंदर वो चीज़ बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके जो है उस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। तो PHC के अंदर आपका हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, आपके सेफ वाटर्स, मेटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, वो आपके जो छोटी छोटी जगह होती हैं हमारे गांव वगैरह के अंदर, उनके अंदर आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो आपने जो सा होता है जो PHC के प्रिंसिपल्स हैं उनको करना होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबर सेहत की जो सहूलत है, यानी कि अगर एक जगह पे आपका BHU बना है, बेसिक हेल्थ यूनिट बना है, तो आपको एक सिटी के अंदर आपको, अगर एक गांव के अंदर आपको बना हुआ है तो दूसरे गांव में भी आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि लोग खुद जो है वो हेल्थ जो प्रोग्राम है उसके अंदर हिस्सा लें, अवेयरनेस पैदा करें। अगर एक बंदे को कोई बीमारी हुई थी, उसकी फैमिली जो है उस चीज़ को अवेयर करे, भी यार आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, एक हद तक जाके जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाजमी करें। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं वो आपके अकेले हर चीज़ सॉल्व नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, उसके साथ साथ पूरे जितने भी सेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको आपके वर्कअप करना होता है, एक सेक्टर अकेला काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपके लो कॉस्ट या लो सोल्यूशन जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कहते हैं अपना मोस्ट जो सूटेबल लेवल ऑफ केयर है विलेज बेस्ड, तो वो उसका जो आंसर है आपने PHC देना होता है। ठीक है, सो PHC इज इक्वल फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अगर पूछे ना कि पेशेंट है उसको ये बीमारी और उसका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, उसकी जो फर्स्ट जो बेसिक नीड है वो कहाँ पे पूरी हो सकती है, तो वो आपने बताना है कि PHC के अंदर हो सकती है, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट होते हैं। फिर आपका जाता है नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो जिनके ऊपर आपका पूरा मुल्क है उसको प्रेफर कर रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? TB ऑफ कोर्स। अब आपकी हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं अपना वो कर रही है। ठीक है ना, मलेरिया, हेपेटाइटिस, HIV ऑफ कोर्स। ये हेपेटाइटिस की कोई OPD ओपन हो या ना हो, हेपेटाइटिस की हफ्ते के अंदर 6 दिन आपकी एक खुली होगी, किसी दिन भी बंद नहीं होगी अंटिल आपका संडे वाले दिन सिर्फ बंद होती है, बाकी जितनी भी हैं उनके डेज डिसाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हेपेटाइटिस, एंडोक्राइन की, मलेरिया, TB, HIV, टाइफाइड वगैरह, इन सारों की जो सी होती है वो आपको क्या कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, टर्शियरी केयर यूनिट के अंदर आपको ये दिया जाता है। और टर्शियरी केयर के अलावा भी आपके DHQ के अंदर इस चीज़ों से वो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्रोग्राम से क्या मुराद है कि ऐसा प्रोग्राम या कैंपेन जो होता है
जैसे में आपका ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, यानी कि डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी क्या कहते हैं अपना ट्रीटमेंट को रूल आउट करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, सर्विलेंस करना उसकी, ठीक है, ये सारा आ जाता है कि आपकी रजिस्ट्री, सर्विलेंस, वर्टिकल प्रोग्राम इंडिकेटर्स, उसकी सारी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग, ठीक है ना। यानी कि कोई अगर टीबी है तो टीबी की आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है कि उसको आपने डिफ़ाइन करना है, सर ये मसले आ रहे हैं टीबी के साथ, फिर उसकी जो कॉज है, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम को आपने बताना है कि सर ये इसकी जो है वो काज बन रही है, ये वाला बैक्टीरिया, फिर उसके आपने ट्रीटमेंट के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस वगैरह उसको करना है, फिर आपने उसको रिपोर्ट करना है कि सर ये इतनी इतनी हमें जो है वो आपकी चीज़ें मिली हैं, फिर उसके बाद आपने उसको उसकी सर्विलेंस करनी है, यानी कि उसको जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उसको रिपोर्टिंग करता रहना है, फिर उसके बाद उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करना कि आप इधर वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ हमने मेडिसिन भेजी है वो हो रही है नहीं हो रही, हर चीज़, फिर उसको इवेलुएट करना कि फ़र्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा, फिर उसके बाद उसकी जो है वो ट्रेनिंग करना है। ये नहीं कि सारा एक पूरा प्रोग्राम होता है जो ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये चीज़ें पढ़नी होती है कि अगर आपके पास नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में आपने अगर एक मेडिसिन, अगर आपने डिजीज़ उठाई है तो उसको जो है वो किस तरीके से आपसे मांग रहा होता है कि आपने क्या करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप एग्जाम के अंदर आए कि सेम प्रोटोकॉल एवरीवेयर आए तो नेशनल प्रोग्राम या स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसके अंदर आपको होता है, यानी कि अगर आपका नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है तो वो आपका स्टैंडर्ड केयर होता है, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग होती है और सर्वेलेंस बेस्ड एक्शन होता है, यानी कि 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एक आपका स्टैंडर्ड केयर पे, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग और सर्वेलेंस बेस्ड क्या कहते हैं अपना एक्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो है वो 3 चीज़ें आपने जो है वो याद करनी है। फिर आपका आ जाता है फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट। फेडरल आपका कौन सा है, इस्लामाबाद, और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स आपके क्या हैं, जो आपके 4 सूबे हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, फेडरल और प्रोविजनल। और फेडरल जो सा होता है वो आपको सबसे बेहतर, इस्लामाबाद है तो ऑफकोर्स पीएम हाउस आपका जो सा आता है वो वहाँ पे बैठ के रूल आउट कर रहा होता है सारी चीज़ें, तो बड़े दर्जे का जो सा होता है वो आपका फेडरल होता है। और फेडरल के अंदर जो फेडरल है वो आपकी सारी चीज़ों को सेट कर रही होती है, यानी कि आपकी पॉलिसी को, आपके स्टैंडर्ड्स को, आपकी रेगुलेशन को, ठीक है ना। और इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सारी फेडरल गवर्नमेंट में होती है। प्रोविजनली जो सा होता है जैसे पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, और क्या कहते हैं अपना पेशावर में जो सा वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, ये होती है प्रोविजनल, मतलब जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लेवल होता है। एक होता है बड़ा लेवल जिसको हम फेडरल कहते हैं, और एक होता है प्रैक्टिकल लेवल जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उन सारों की जो सी है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, यहाँ पे बना के फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, उसकी जो है वो स्टाफिंग करना, स्टाफ अरेंज करना, उसका जो बजट है वो प्रोग्राम सेट करना, फिर उसकी जो है वो सुपरविजन करना और उसकी जो है वो सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं रेगुलेशन करके, यानी कि रूल्स वगैरह कंट्रोल करके, WHO की जो से गाइडेंस है उनको देख के फेडरल साइड से उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है ना। और वो किस पे आपका प्रोविजनल सतह के ऊपर। तो पॉलिसी कहाँ पे बन रही होती है आपकी, पॉलिसी कहाँ पे बन रही है आपकी, फेडरल के ऊपर, और आपकी जो सर्विस है यानी कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पे हो रही है, आपकी प्रोविजनल सतह के ऊपर, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम एंड डिवोल्यूशन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम के अंदर डिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपके लोकल लेवल के ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा पावर मिले। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको बड़े अस्पताल, जिना अस्पताल है, सर्विसेज है, जनरल हॉस्पिटल है, में हॉस्पिटल है, अब ये तो बड़े बड़े हैं। अब कोई अगर फॉर एग्जांपल अब लोअर पंजाब के किसी गाँव के अंदर रह रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि अगर उसने अपना कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना है या उसने अपनी डिलीवरी वगैरह करवानी है तो वो अब BHU के अंदर तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती ना। हाँ, आप मशवरा कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे वो उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट या उस तरीके से, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एंडोस्कोपी करवानी है, एक पेशेंट है ASITs का पेशेंट है, उसको एसोफेजियल वेरिसेस है, उसके मुंह से ब्लीड हो रही है, अपर GI ब्लीड का पेशेंट है। अब राइट नाउ वो THQ के अंदर तो एंडोस्कोपी करवाने से रहा या DHQ के अंदर करवाने से रहा, हाँ कोई प्राइवेट सेटअप है तो वहाँ पे करवा सकता है, बट द पॉइंट इज कि उसको उस चीज़ के लिए आपको इतना दूर, आपको अगर वो किसी लोअर पंजाब में है तो उसे अपर पंजाब लाहौर के अंदर आना पड़ेगा, उसको इस्लामाबाद या फिर ऐसी सिटीज़ के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे एंडोस्कोपी या टर्शियरी केयर के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे सबसे अच्छा पंजाब का जो सा वो है सिस्टम है वो आपका एंडोस्कोपी का, वो आपके जनरल हॉस्पिटल के अंदर है, तो उसको तो फिर वहाँ पे आना पड़ेगा इतना सफ़र करके। राइट नाउ उसकी तबीयत खराब होती है, पब्लिक में जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो अकेला जाता है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम को जो होता है वो आपने सबसे इंपॉर्टेंट देखना होता है कि आपकी जो हेल्थ सर्विस है वो आपकी लोकल पॉपुलेशन के जो होता है वो ज़्यादा करीब हो, उनको ज़्यादा जो है वो मिले। तो इसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपने प्लानिंग करनी होती है, उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, सर्विसेज करनी होती है, और आपको लोकल पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन के लिए आपने सबसे ज़्यादा सोर्सेज जो है वो ओपन करने होते हैं कि उनको जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको जो है वो सोल्यूशन किया जाए। और इसका जो है फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो है लोकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो लोकल लोग होते हैं उनकी अपनी जो से होते हैं जो मतलब लोकल लोगों के जो है वो आप वहीं पर ही जो लोग हैं उनको वहाँ पर उस जगह के ऊपर जो है वो तैनात करें कि आप क्योंकि वो मसले जो है जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स हमारे जो सा लिया में कोई बंदा है और लिया का जो बंदा है अगर उसके अंदर
हम किसी बाहर के बंदे को ला के लगा दें तो उसको क्या पता है लाहौर के बंदे को कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लिया के बंदे के खुद को पता होता है कि यार यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि हमें जो है वो पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं ना क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट जो है वो बसेज वगैरह या फिर आपकी जो है हेल्थ केयर जो यूनिट्स हैं उनकी कमी हो रही है, या बच्चों को जो है पोलियो की वैक्सीन सही तरीके से। तो लोकल डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है, ठीक है ना। और उसी की वजह से आपको रिस्पॉन्स भी मिल रही होती है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी जो है वो ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है ना। क्यों आपके जो अपना बंदा होता है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकता है। बहरहाल वो नहीं करते हुए कहलाता बात है, लेकिन ऑन द नोट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम एंड डिवोल्यूशन हमने यही करना होता है कि हमने अपने बंदे को जो है तो उसी सिस्टम के बंदे को आपने उसी सिटी के बंदे को आपने लगाना होता है जिसको हर चीज़ का पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा है तो आपका जो लोकल डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है अगर वो बंदा अगर वहाँ पे लगाए जाएंगे तो उसकी सर्विलेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। उसको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ पे कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा चीज़ें मांग रही है, उस चीज़ को वहाँ पे स्प्रे वगैरह करवाना है, वहाँ पे अवेयरनेस कंपेन करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बंदा जो होता है उसको आपने करना होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपका एक लिंकेज सेट होता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और रेफरल सर्विसेज। अब अगर बीएचयू पे अगर फॉर एग्जांपल आपका छोटा यूनिट आपका प्राइमरी हेल्थ क्या होते हैं पीएचयू, अगर बीएचयू के आपका ना हो तो आपका वो टीएचक्यू पे अगर नहीं होता तो डीएचक्यू में नहीं होता फिर आपने टर्शरी केयर यूनिट में आना होता है। यानी कि फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू द रेफरल जो होता है सर्विस, वहाँ पे जो है वो आपने आना होता है, ठीक है। फिर अब आपका आ जाता है कि हेल्थ जो प्रोग्राम साइकिल्स हैं उनका क्या मतलब होता है। हेल्थ प्लानिंग साइकिल का क्या मतलब ये होता है कि आपने जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है, ठीक है ना, उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है, उसकी ऑब्जेक्टिव राइटिंग वगैरह करनी है। यानी कि आपने सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करना है। मेन चीज़ पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम है क्या, किस में ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, उसके रिसोर्सेज क्या है। आपने उसकी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि सब प्रॉब्लम्स को आपने एक जैसा ट्रीट नहीं करना। सीरियस है तो उसको आपने ज़्यादा अहमियत देनी है, कोई कम है तो उसको आपने रिलैक्स रखना है, आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जो डिजीज़ जो है वो ज़्यादा है। उसके अलावा आपकी ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करना है, मेजरेबल आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक साल के अंदर आपकी जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो 60% से लेकर 85 तक जो है वो आपने करनी है। फिर उसकी जो है वो आपने स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपने गोल कैसे अचीव करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपने यानी कि प्लान को कैसे चलाना है, फिर उसको एवेलुएट हमने जो है वो किस तरीके से करना है कि क्या टारगेट हमने जो है वो अचीव किया, क्या प्रॉब्लम या कहाँ पे कमी हुई है, या अगला प्लान जो है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हेल्थ प्लानिंग साइकिल के अंदर आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग साइकिल को प्लान करते हुए, यानी कि एक चीज़ है उसको अगर आपने प्लान करना है तो उसके अंदर पहली चीज़ क्या होगी। तो सडन जो है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरवेंशन के ऊपर जंप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। पहले आपने सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करना है, पहले सिचुएशन एनालिसिस होती है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि पहली क्या होती है, सिचुएशन को एनालाइज करना, सिचुएशन को देखना समझना, ठीक है। तो पहले सिचुएशन को एनालाइज करना है, फिर सो प्लानिंग स्टार्ट विद सिचुएशन एनालाइज एंड एंड्स विद इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जनाब प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम विच इज़ PPBS। इसमें क्या होता है कि एक जो मैनेजमेंट होती है वो जो गोल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो है वो आपका बजट जुड़ रहा होता है। प्लानिंग के अंदर हम क्या सोच रहे होते हैं कि आप मतलब प्लानिंग क्या डिफाइन कर रही होती है कि व्हाट इज़ नीडेड, क्या चाहिए, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा आप इसके अंदर जो है वो काम होना चाहिए या कौन सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सारी बात है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका बजट, पैसा होगा तो काम होगा। आप जितने मर्जी प्लान बना लें, बजट ही नहीं होगा अगर आपका तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बजट आपका होना चाहिए एंड देन आपका जो है उसको एलोकेट रिसोर्सेज, यानी कि उसके कौन सी जो है वो रिसोर्सेज हैं। फिर उसके बाद सिंपल सी मिसाल ये है कि आपने अगर मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है तो उसकी आपने और प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है ना। आपने ANC क्लिनिक्स खोलने या LHW जो होते हैं आउटरीच है उसको करना होता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपने एमरजेंसी मैनेजमेंट, एमरजेंसी जो सी है वो आपने ओपन रखनी है 24/7, ये आपने बनानी है। अब उसके लिए आपने बजट करना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एमरजेंसी रखी है तो सारी बात है आप एम्बुलेंस भी रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, कितने डॉक्टर्स हैं, फिर मेडिसिन कॉस्ट, फिर स्टाफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम में होता है कि आपने प्लान बनाया, फिर उसका जो प्रोग्राम है, फिर उसके बाद बजट सेट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ प्लान बना लिया, उसके लिए आपको बजट होना आपका बहुत ज़रूरी है। पैसा होगा नहीं भावे मैं अभी ये कह दूं कि यार हम जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो है वो हालात जो है बदलने जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो ये तो मीम भी बनी हुई है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हर चीज़ बन जाती है, सपोर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको अकाउंटेबिलिटी, प्रायोरिटीज़ या जो चीज़ें हैं उनको जो है वो आपको ठीक करना अच्छा लगता है। तो
अगर आपसे कोई पूछे कि जो पीबीएससी है वो उसका क्या मतलब है, तो आपने याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं उनकी एक्टिविटी और एक्टिविटी को बजट से लिंक करना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने प्लान प्रोग्राम बनाया लेकिन उसका बजट के जो सा लिंक है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाती है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मैनेजमेंट एक अलहदा चीज़ होती है, याद रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलहदा चीज़ होती है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो आपके रूल्स पॉलिसी डायरेक्शन मैनेजमेंट को जो सा डायरेक्शन को जो सा था वो ओवरऑल मैनेज कर रही होती है, या आपकी जो ब्रॉड डायरेक्शन होती है उसको जो सा वो देख रही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होती है जिससे जो होती है मैनेजमेंट, जो प्रैक्टिकली जो सा था वो काम कर रही होती है, यानी कि आपके स्टाफ है, आपकी मेडिसिन हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वर्क फ्लो है, सुपरविजन है, ये सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सा वैक्सीन कवरेज को जो सा वो इंप्रूव करना है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी कि आपने वैक्सीनेटर्स को अरेंज करना है, आपने कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन करना है, आउटरीच जो है वो प्लान करना है, रिकॉर्ड जो है वो चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों के अंदर आपकी एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ज़रूरी होती है। एफिशिएंसी क्या होता है, बेसिकली एफिशिएंसी होती है कि आपने काम को सही तरीके से करना है, ठीक है ना। काम एफिशिएंसी ये नहीं है कि आपने वेस्ट जो है वो कर देना, काम को अच्छे तरीके से जो है वो आपने परफॉर्म करना है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने सब रिसोर्सेज और लोगों को मिल के जो है वो चलाना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो आपसे इसलिए पूछता है ताकि पता चले कि स्टूडेंट जो है वो ब्रॉड कंट्रोल या प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन को जो है वो फ़र्क समझ रहा है या नहीं समझता। तो मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू पॉलिसी एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आपको बता दिया और कोऑर्डिनेशन का भी, तो आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिसी कंट्रोल और मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन से जो है वो देखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हाई यील्ड पॉइंट्स आपने लाजमी देखने हैं। फिर वो कहता है कि मैनेजमेंट मेथड्स और टेक्निक्स क्या हैं। अब मैनेजमेंट में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ऑर्डर देना है, उसमें जो सा टेक्निक्स हैं, यानी कि उसकी सुपरविजन क्या है, उसकी जो डेलीगेशन है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। अब स्पोर्टिव जो सुपरविजन है उसके अंदर आपको स्टाफ को गाइड करना होता है, हेल्प करना होता है, ये नहीं कि आपने ला के बिठा दिया और उनको कुछ पता ही नहीं है। आपने हर चीज़ को जो है उन्हें गाइड करना है उन्हें हेल्प करना है। हमारे मुल्क में भी एक सिस्टम आया था जिसे हम HMIS का नाम देते हैं। ये हमारे हाउस जॉब के जितने भी हाउस ऑफिसर्स हैं उनको आइडिया होगा कि आजकल हम जितनी भी एंट्रीज वगैरह करते हैं पेशेंट्स की, तो वो हेल्थ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर करते हैं। अभी आया है कोई 4-5 महीने पहले। तो अब इसके अंदर जब ये सिस्टम आया था, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि आप जो है वो ये HIMS का जो है वो आप ला के बिठा दें और आप जो है तो किसी को समझाई ना, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे तो हाउस जब हमारी जो ट्रेनिंग है हमें तो लिखने की प्रैक्टिस है कि ये मेडिसिन देनी है, ये देनी है, वो नहीं देनी, ये बाहर से देनी है। अब साथ ही बात है, जब HIMS का आया तो उसके बाद से लोगों ने कहा नहीं ये तो फेल हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया, उसकी जो मैनेजमेंट मेथड है उनकी टेक्निक को वो किया, ठीक है ना। उसके बाद जो सा उन्होंने उसको क्या कहते हैं अपना एग्जीक्यूट किया। देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है ना, बट बात ये होती है कि जिन्होंने अपना, बेशक हमारे इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर आपकी GIT की सिर्फ 3 मेडिसिन ही क्यों ना आ रही हो, कि ओमिप्राजोल आ रही हो, मेट्रिनाडोजोल आ रही हो, और लिवोफ्लॉक्सासिन जो सा वो आ रही हो, इसके अलावा कुछ ना आ रहा हो, ना ट्रिपल थेरेपी आपके पास आ रही हो, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की एक एंटीएसिड जो सा वो भी फिर रहा होता है। लेकिन अगर हम 14 दिन की मेडिसिन देते हैं ना कि आपने 14 दिन बाद आना है, जो कि रेलिवेंट होता है, वो हमेशा आपको 7 दिन की देंगे। ये एक सिस्टम का फेलियर है। आप नीचे जाते हैं, अब जो इतने दूर दराज लोग आते हैं चेक करवाने के लिए, वो 7 दिन बाद उन्हें फिर आना पड़ता है मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो ये भी एक फेलियर है। इसलिए जितनी भी सुपरविजन, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग होती है, अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें हो जाती हैं कि डिसीजन कर लिया, चलो जी ओके ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो कहाँ गए भाई। एक पैरासीटामोल आ रही है मेडिसिन के अंदर, इसके अलावा हम क्या दें। आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है, वो नहीं आ रही। आपने जिथ्रोमाइसिन देनी है, वो नहीं आ रही। कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। ऑगमेंटन देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो नहीं आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि आपने सुपरविजन भी हो रही है, डेलीगेशन भी हो रही है, डिसीजन मेकिंग भी हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन है, व्हाट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ स्टाफ को बिठा दिया और आपने चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। मैनेज हो जाएंगी चीज़ें, बट व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, वो चीज़ें आपकी नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी मेडिसिन, दैट वी शुड हैव टू होल्ड ऑन द कम्युनिटी, दैट व्हाट कम्युनिटी wants the things from the government. This is not that government has to implement their system, their decisions, and they have to implement on the people of Pakistan. अगर वो people of Pakistan के ऊपर सारी चीज़ें implement करना जानती है तो फिर उनके problems जो है उनको solve करना या उनके साथ communication भी उन्हें रखना चाहिए. That what you guys are facing. हम एंटर होते हैं तो एक नारा चल रहा होता है, जब भी आप इमरजेंसी के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक नारा चल रहा होता है कि जी मरीम नवाज़ के थ्रू जो होता है क्या कहते हैं
मरियम नवाज़ की तरफ से जो है ओपीडी इस टाइम तक खुली रहेगी, इट्स ओके। बट व्हाट अबाउट दैट सिस्टम कि जब हम उन्हें किसी जो इनके सुपरविजन के जो लोग बैठे होते हैं, क्या कहते हैं अपना ये जो जहाँ स्टाफ जो होता है वो आपका क्या कहते हैं सुपरवाइज़ कर रहा होता है, उन चीज़ों के अंदर उन चीज़ों को उनकी तरफ भेजते हैं तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता कब आना, कल आना, ये करना वो करना। 6 जगहों पे तो पेशेंट जो है वो फिर के आता है। सो 3 चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंट होकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अभी ऊपर वो बजट सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपने डिसीजन कर लिया, प्लान बना लिया, हर चीज़ कर ली, बट इफ़ यू डोंट हैव अ बजट तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? राइट नाउ हियर इज आल्सो सुपरविजन, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग इज हो गया एंड यू इंप्लीमेंटेड दैट सिस्टम ऑन आवर पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? वो तो है ही नहीं ना आपका। हम जो सा वो हम अपने जो एडमिन का स्टाफ है उनसे जो सा वो बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, बिकॉज उनका कम्युनिकेशन लेवल हमारे साथ अच्छा नहीं है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमारे साथ अच्छा नहीं है। ठीक है, हम कोई डॉक्टर ऐसा है तो सब जो पेशेंट है उसके साथ नहीं है, पेशेंट का डॉक्टर के साथ नहीं है। सो देयर इज एवरीथिंग यू शुड हैव इफ यू प्लान अ थिंग, जैसे HIMS का जो सा वो रूल आया था, हम नीचे जो सा उसको डिटेल पढ़ेंगे, तो भाई उसके अंदर अगर आपने एक चीज़ को इंप्लीमेंट किया ना पीपल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर उनके मसले भी वो करें, सॉल्व करें, उसके अंदर मेडिसिन भी सारी दें। हमारे पेशेंट हम डॉक्टर से लड़ रहे होते हैं कि तुसी सानू मेडिसिन नहीं देंगे, तुसी ये नहीं करते, तुसी ऐड करो। हम कह रहे होते हैं कि सर हम मेडिसिन क्या ऐड करते हैं और नीचे से वो विटामिन D की गोलियां उठा के दे देते हैं, बताओ। ठीक है, सो देयर इज एवरीथिंग। कम्युनिटी मेडिसिन इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, ठीक है ना, कम्युनिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बट व्हाट्स राइट नाउ इन पाकिस्तान इज कि कम्युनिटी मेडिसिन को ऐसे ही लेते हैं कि अच्छा ठीक है यार हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सारी चीज़ों को समझना है, ऑब्जर्व करना है, उसका फीडबैक है और उसकी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है ना, डेलीगेशन इस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी अथॉरिटी देना। ठीक है ना, ये नहीं होता कि आपने काम दे दिया है एक बंदे को, आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को काम दे दिया, नहीं, उसकी वो पूरी अथॉरिटी आपने जो है वो देनी होती है। एंड दैट्स वाई डेलीगेशन के बाद आपको डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर जो है वो आपको रोल आउट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्पोर्टिव सुपरविजन एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन विद प्रॉपर कम्युनिकेशन इज योर मैनेजमेंट मेथड एंड टेक्निक्स। ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब HIMS है, अब ये आपका एक ऑनलाइन डाटा प्रोग्राम है, इसके अंदर आपने क्या करना है, डाटा को आपने कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है और जो है यूज़ करना है उसको, पूरा सिस्टम जो है वो HIMS यानी कि डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो चीज़ें कहा गई कि जी ये होगा वो होगा, सारी मेडिसिन होंगी। ठीक है, हर चीज़ के कॉन्स एंड प्रोन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक दफ़ा एक पेशेंट आया गैस्ट्रो OPD के अंदर, ठीक है ना, आपने उसको मेडिसिन लिख दी और हफ्ते बाद 7 दिनों बाद वो दोबारा आया, तो आपको ये वाला डाटा बिल्कुल शो होगा। फिर आपने उन्हीं मेडिसिन को उसने वो ये कहता है कि सर मुझे पिछली मेडिसिन से आराम आ गया तो आप मुझे दोबारा वही कर दें, तो आप उन्हें जो है वो दोबारा से वही कर देते हैं, बनस्बत ये कि आप उन्हें जो है वो टेस्ट वगैरह करवाइए, जिनकी आपको लगता है कि दोबारा से टेस्ट करवा लेना चाहिए तो आप करवा लेते हैं, आप उनकी दोबारा से टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल वो किसी और OPD के अंदर भी गए, फॉर एग्जाम्पल वो मेडिसिन की OPD भी गए हैं, सर्जरी की OPD भी गए हैं, ENT की OPD भी गए हैं, तो आपको ये चीज़ें भी शो होंगी कि वो कौन कौन सी OPDs में गया आज की डेट के अंदर। ठीक है, उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर। लेकिन व्हाट अबाउट मेडिसिन, व्हाट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये तो सबसे बड़ा हमारा रहा है कि हमें मेडिसिन ही नहीं आ रही, हम ओमिप्राजोल के अलावा आपको कुछ दे नहीं सकते, हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के अलावा आपको कुछ दे नहीं सकते, हम कोई आपको अच्छी जो पेन किलर है वो नहीं दे सकते, हम जो है वो कोई भी एंटीबायोटिक अच्छी जो है वो आपको नहीं दे सकते। तो देखें, बात ये होती है कि आपने एक चीज़ की अथॉरिटी दी है, आपने इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया, आपने टीम बना दिया, बट व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल पीपल्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ द डॉक्टर्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट्स एंड द प्रॉब्लम द कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। एक सबसे बड़ी चीज़ वो होती है ना, उसमें टीम तो नहीं आएगी ना, साथ तो बैठी होती है, ऐसा तो नहीं होता। उसमें तो ये होता है ना कि आपको डॉक्टर और पेशेंट का कम्युनिकेशन, मतलब HIMS इज ऑल अबाउट इज द डॉक्टर एंड पेशेंट कम्युनिकेशन। चल तो उनके दरमियान है, ये तो नहीं है कि जहाँ डॉक्टर को जो है वो मार पड़ रही है वहाँ पे जो है वो सिस्टम आके उससे बचा लेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिस्टम तो अपने रूम के अंदर बैठा है, ठीक है, सिस्टम को तो मसला नहीं है। तो इसलिए ठीक है, इट्स ओके कि रिपोर्ट जारी है। एंड द मेन प्रोग्राम इज़ कि HMIS के अंदर आपने उस रिपोर्ट के अंदर आपने सारे पेशेंट्स को मेडिसिन देनी है। अब इसके अंदर आपके आखिर के अंदर ये जो हाउस ऑफिसर्स हैं हम सारे, तो वो 100 पेशेंट तो हमारे पास आते ही नहीं है। 300 फॉर एग्जाम्पल 400 एंट्री हुई हैं तो 300 पेशेंट आएगा, 100 पेशेंट नहीं आएगा, बट यू हैव टू गिव एवरी पेशेंट आ मेडिसिन, किसी पेशेंट को खाली नहीं जाने देना। अब जो पेशेंट हमारे पास नहीं आया हम उसको कैसे किसी चीज़ को देते हैं? सो दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द पीपल which are involving in this and they have authorities and they have a decision making system। ठीक है, इसके अलावा HMIS के अंदर आपको डिजीज़, सारी डिजीज़ जो होते हैं इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आपकी सारी जो डिजीज़ होती हैं वो आपको इनका, लेकिन मोस्ट कॉमनली कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपको नहीं भी मिल रही होती, जितनी भी डायग्नोसिस होती हैं वो आपको मिल रही होती हैं, जितने भी एग्जाम्स या फिर आपकी जितनी भी एग्जामिनेशंस होती हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस या फिर आपकी एक्सरे वगैरह ये जितनी भी आपकी होती हैं वो आपकी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपको जो मेडिसिन हैं वो आपको इसके अंदर हो रही होती हैं, स्टाफ परफॉर्मेंस आपको शो हो रही होती है कि कौन कौन सा मतलब किसने कौन से डॉक्टर जो है वो वहाँ पर बैठ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, सारे पेशेंट देख रहा है या नहीं देख रहा। तो सारा
डाटा जो सा था वो गवर्नमेंट के पास जो सा वो जा रहा होता है, बट गवर्नमेंट के पास तो जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट के हद तक उनको नज़र आ रहा है कि ठीक है, बट उनको ये भी पता होता है कि यार हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ की कमी है, बट इट्स पाकिस्तान ब्रो, कि उस चीज़ को हल करना नहीं करना, इट्स ऑल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। फिर आ जाता है फिजिशियन एज अ मैनेजर। अब आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में अगर कोई डॉक्टर है, अब ये तो नहीं है कि डॉक्टर ही रहता है, वो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी होता है, वो एक प्रोफेसर भी होता है, वो एक एज अ टीचर भी होता है, वो एक एज अ एमएस भी होता है, वो एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होता है, वो एज अ अथॉरिटी मैनेजर भी होता है, वो ना जैसे ये HMIS है, इसके अंदर प्रोटोकॉल प्रोग्राम्स होते हैं, इनके अंदर भी होता है। तो ये नहीं होता कि आपका हमेशा वो एज अ डॉक्टर ही काम कर रहा होता है, कि फिजिशियन एज अ मैनेजर भी हो सकता है, कि वो जो स्टाफ है उसको सुपरवाइज भी कर सकता है, जो ड्रग अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टॉक्स वगैरह उनको भी देख रहा होता है, सप्लाई चेंज भी मैनेज कर रहा होता है, आपकी प्लानिंग वगैरह भी कर रहा होता है। तो जैसे MS है वो क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा होता है। तो देयर इज़ नॉट अ डॉक्टर हु जस्ट बीइंग अ डॉक्टर, कि आप ये कर सकते हैं, वो लीडरशिप भी कंट्रोल कर सकते हैं और फाइनेंशियल ओवरसाइट को भी जो है वो अच्छे से देख सकता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पार्टनर्स इन हेल्थ, पब्लिक, प्राइवेट, NGOs एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, यानी कि जो हेल्थ केयर होता है वो ये नहीं होता कि आपके सिर्फ गवर्नमेंट होते हैं, इसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जैसे NGOs, प्राइवेट जो NGOs वगैरह होते हैं वो अपनी कंपनीज यहाँ पे खोलते हैं, या अपनी जो सिस्टम है, डाटा कलेक्शन है, इन सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर तो आपके गवर्नमेंट सर्विसेज या ब्रॉड पॉपुलेशन कवरेज जो होता है उसको रेगुलेट कर रही होती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हमारे अपने क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स या ट्रीटमेंट जो एक्सेस होती है वो होती हैं, जो हमारे डॉक्टर जो होते हैं वो प्राइवेटली कर रहे होते हैं। फिर NGOs होती हैं जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड वर्क होता है, जिसके अंदर अवेयरनेस, ट्रेनिंग, आउटरीच वगैरह होते हैं। फिर इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं जो आपको टेक्निकल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर जो सब आपको हेल्प कर रही होती है, गाइडेंस कर रही होती हैं। सो ऑल आर द पार्टनर्स इन द हेल्थ, यानी कि हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ये सारे जो सब वो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो मल्टीपल पार्टनर्स मिलते हैं और उससे जो से रीच और रिसोर्सेज हैं वो दोनों जो है वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट या NGOs को जो है वो सेंट्रल रेगुलेटर नहीं समझना चाहिए, बल्कि रेगुलेशन जो होती है वो मेन पब्लिक सेक्टर होता है। पार्टनर्स इन पब्लिक के अंदर आपके पब्लिक जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर एजेंसीज एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टनर्स इन हेल्थ के अंदर जो सेंट्रल रोल होता है वो किसका होता है, तो आपने बताना पब्लिक सेक्टर का होता है, ठीक है ना, जिससे आपकी रीच और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ रही होती है। तो आपने इन सारों के अंदर आपने पहला हेल्थ की पॉलिसी और प्लानिंग पढ़ी, उसके अंदर हेल्थ पॉलिसी होता है वो आपकी डायरेक्शनिंग और प्लानिंग जो है एक्शन स्टेप के ऊपर रोल कर रहा होता है। फिर आपका PHC है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट और प्रिवेंशन वगैरह होती है। फिर डिजीज, डायरेक्ट हेल्थ सिस्टम, प्लानिंग साइकिल, PBS, HMIS, फिजिशियन एज मैनेजर, लीडरशिप एंड मोटिवेशन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। पानी पी लें। जनरल एपिडेमोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर जो है वो डिज़ीज़ को हमने स्टडी करना होता है, कि जो डिज़ीज़ है वो कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है, कब होती है, क्यों होती है, कितनी होती है, उसका जो कंट्रोल है वो कैसे करना है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल हमारे कोविड था, तो कोविड की जो है वो सारी हमने देखनी थी कि एपिडेमोलॉजी के किस एरिया में ज़्यादा है, किस मंथ में ज़्यादा है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, और उसका जो वेक्टर कंट्रोल है वो कहाँ पर वीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। तो पहले वो कहता है बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमोलॉजी। पहले वो कहता है कि मॉर्बिडिटी यानी कि आपकी बीमारी का होना, वो आपकी मेजर करता है इलनेस को, ठीक है ना। मोर्टेलिटी मेजर्स द डेथ, आपकी जो मोर्टेलिटी, फॉर एग्जांपल आपकी मॉर्बिडिटी के अंदर आपकी जो कम्युनिटी है उसमें कितने लोग बीमार हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके हज़ार लोगों के अंदर से 120 लोगों को जो फॉर एग्जांपल आपका कोविड हुआ है, या चलो चाहे फ्लू है, तो उसकी मॉर्बिडिटी का ये आपकी जो है वो मॉर्बिडिटी का पार्ट है कि इतने जो है वो लोग क्या हुए हैं, 1000 में से 120 लोग बीमार हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी उस बीमारी की वजह से कितने लोग मरे हैं, यानी कि एक साल के अंदर 50 लोग TB से जो है वो मर गए, तो ये आपकी मोर्टेलिटी रेट है। फिर आपका आ जाता है, और ये मोर्टेलिटी जो है वो मीटिंग्स भी होती हैं कि आपने इसको ये मेडिसिन देनी थी, ये क्यों दी थी, सारी वो मरने के बाद होती हैं। फिर आपका आ जाता है डिसेबिलिटी रिफ्लेक्स फंक्शनल लॉस, यानी कि आपका जो फंक्शन यानी कि नॉर्मल काम है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना, ठीक है ना। यानी कि अगर यानी इंसान जो है वो जिंदा है मगर डिजीज़ या जो सी इंजरी है उसकी वजह से उसको जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद फैटल डिस्क्राइब द डेथ अमंग द आइडेंटिफाइड डिजीज़, यानी कि उसके बाद जो है उसकी जिन लोगों को डिजीज़ हुई उनमें से कितने लोग मर गए, यानी कि 100 डेंगू के पेशेंट थे उसमें से 4 मर गए, तो केस फर्टेलिटी है तो उसको कितने % हो जाएगा, 4%, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है वो डिजीज़ की सिवियरिटी जो है वो बता रहा होता है। मोर्टेलिटी इज इक्वल टू डेथ इन पॉपुलेशन एंड केस फर्टेलिटी इज इक्वल टू डेथ अमंग डायग्नोस्ड केस, यानी कि 50 डायग्नोस्ड पेशेंट थे। मोर्टेलिटी इज इक्वल टू कि 50 TB के 1000 लोग थे, 1000 में से 50 मर गए। लेकिन केस फर्टेलिटी होता है कि 50 लोग में से मतलब 100 TB के पेशेंट थे तो उसके अंदर 100 में से इतने मर गए, तो ये उसकी फर्टेलिटी होती है कितने % डेथ जो है अमंग जो है इन लोगों के अंदर हुई है। अब 1000 लोगों में से अगर 50 TB के मरे तो शायद 50 जो है तो वो कैंसर के भी मर जाए। लेकिन अगर वो ये कहे कि 100 ही TB का पेशेंट था और 100 में से आपके 4% लोग मरे हैं, तो आपकी फर्टेलिटी 4% होगी, ठीक है। फिर आपकी इंसिडेंस आ जाती है केस फर्टेलिटी मोर्टेलिटी, आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है कि एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं।
एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स। एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स के अंदर 3 चीज़ें आपने जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है। एक आपकी डिस्क्रिप्टिव, एक आपकी एनालिटिक और एक आपकी एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव जो एपिडेमोलॉजी होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने डिज़ीज़ को डिस्क्राइब कैसे करना है, ठीक है। यानी कि उसमें 3 चीज़ें देखनी जाती हैं कि किस किस्म के जो से वो लोग होते हैं उस डिज़ीज़ के अंदर, कहाँ के लोग होते हैं और कब होते हैं, ठीक है ना। यानी कि डिज़ीज़ को आपने किस तरीके से डिस्क्राइब करना है इन 3 चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल डेंगू है, तो डेंगू जो है वो किन एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है, किन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होता है और किस मौसम के अंदर, यानी कि गर्मी, सर्दी, ये किस मौसम के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है कि पैटर्न को समझना होता है कि किस किस टाइम पे किन किन लोगों पे किन किन जगहों पे हमें प्रिवेंटिव मेजर जो होते हैं वो आपको देखने चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी है वो आपकी हाइपोथेसिस जनरेट जो है वो कर रही होती है, ठीक है ना। यानी कि हमें शक देती है कि एक प्रॉब्लम है वो किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो हो सकती है। फिर आपकी जाती है एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी। एनालिटिक का मतलब होता है कि आपका कंपैरिजन करना, एसोसिएशन विद कंपैरिजन के 2 ग्रुप्स के अंदर कंपेयर करते हैं, एक एक्सपोज्ड और एक अनएक्सपोज्ड ग्रुप। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग वर्सेस नॉन स्मोकर, यानी कि किस में लंग डिजीज़ है, लंग डिजीज़ ज़्यादा और किस में जो है वो लंग डिजीज़ नहीं है। फिर आ जाती है आपकी एक्सपेरिमेंटल एपिडेमोलॉजी, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो खुद जो है इंटरवेंशन जो है देते हैं, यानी कि एक जो ग्रुप है उसको न्यू वैक्सीनेशन देते हैं और दूसरे को नहीं देते। फिर उसके बाद जो है उसका जो आउटकम होता है वो जो होता है वो ट्रायल के तौर पे जो है वो लिया जाता है, ठीक है ना, कि जो उसकी इंटरवेंशन है उसके जो इफेक्ट है उसको देखना होता है। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है डिस्क्राइब इज इक्वल टू डिस्क्रिप्टिव, कंपेयर इज इक्वल टू एनालिटिक एंड इंटरवेंशन इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है कि अब हाइपोथेसिस जो हम जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। हाइपोथेसिस जनरेट का मतलब होता है कि जो शायद जो डेंगू है वो जो मानसून है उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, या ये जो है वो आपको कहाँ से मिल रहा होता है, आपका ऊपर मैंने आपको पढ़ाया डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी से। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है कि आपने मानसून रिलेटेड वाटर अकोमोडेशन, यानी कि डेंगू जो इंक्रीज़ का लिंक होता है उसको जो होता है आपने देखना होता है कि वाकई ये जो बात ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। तो उस ये जो है वो आपका एनालिटिक और एक्सपेरिमेंटल से जो है वो ज़्यादा रिलेट करता है, विच इज़ हाइपोथेसिस टेस्ट जो आप करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर एक स्टडी रिकॉर्ड है एज, सेक्स, प्लेस, मंथ और डिस्ट्रीब्यूशन और मलेरिया के काजेज हैं तो ये कौन सा मेथड होता है, तो आपने बताना कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। अगर वो पूछे कि पर्सन, प्लेस एंड टाइम तो आपने बताना डिस्क्रिप्टिव है। अगर आपसे पूछे एक्सपोजर आउटकम तो आपने बताना एनालिटिक है। और आपने अगर वो बताएं रिसर्च इंटरवेंशन तो आपने बताना एक्सपेरिमेंटल। फिर आपका आ जाता है एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन, एसोसिएशन एंड कॉजेशन। अब एक्चुअल में टॉपिक्स के अंदर एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन को देखना होता है कि एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होती है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब होता है कि तब्दीली होना, यानी कि शिफ्टिंग होना, यानी कि टाइम के साथ साथ उस डिजीज़ का जो पैटर्न है वो तब्दील हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सो डिजीज़ पैटर्न शिफ्ट ओवर टाइम ऑफन फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज टुवर्ड द क्रोनिक डिजीज और सोसाइटीज़ डेवलप, यानी कि पहले सोसाइटी के अंदर इन्फेक्शन डिजीज़ ज़्यादा होती थी, तो डेवलपमेंट के बाद जो है वो क्रोनिक डिजीज़ अब ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ वेरी कॉमन, डायबिटीज़ मिलेटस, हाइपरटेंशन, इन हार्ट डिजीज़। भाई ये तीनों ऐसी बीमारियां जो आपके जो क्रोनिक डिजीज़ हैं वो जो है वो फैल रही हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ आपकी कम हो रही है। अब ये आपको क्या है, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन है कि आपकी इन्फेक्शंस बीमारी कम हो गया है और क्रोनिक ज़्यादा हो गई। इनका रीज़न क्या है कि आपने सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव कर लिया, वैक्सीन को इम्प्रूव कर लिया जो इन्फेक्शंस कॉज करती है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ा दी, लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हो जाता है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जो आपकी दो चीज़ों का जो है वो लिंक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग का लिंक किसके साथ ज़्यादा होगा, लंग डिजीज़ के साथ, क्लियर है ना। तो उसकी एसोसिएट करना है आपने, किसी भी डिजीज़ को आपने कॉजेशन मीन वन फैक्टर थ्योरी कंट्रीब्यूट टू द आउटकम, आपने उसके एसोसिएट करना है कि डिजीज़ के साथ। तो ये आपकी क्या है, एसोसिएशन है कि आपने स्मोकर को आपने लंग डिजीज़ की एक सिगरेट पीता है तो इसका मोस्टली इफेक्ट जो है वो इसकी लंग्स के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो एसोसिएट का मतलब ये होता है कि एसोसिएट करना है आपने एक चीज़ को। फिर आ जाती है आपकी कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ है उसको उसका वाकई जो है वो जो फैलने का सबब है वो ठीक हो, ठीक है। एक डिजीज़ हो उसका जो सबब होता है कि उसको क्या मसला हुआ है और किस वजह से हुआ है, वजह आपने ढूंढनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि रिलेट कर देना है, उसका एक्चुअल जो है वो काज है वो देखना है। अब जब एसोसिएट कर रहे होते हैं तो एसोसिएट के साथ आपको कॉजेशन नहीं देखने को मिल रही होती। कभी कभी तीसरी चीज़ जो से होता है वो भी आपकी दोनों चीज़ों के ऊपर जो है अफेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल पैसिव स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग से भी तो आपके जो लंग्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कि आपका स्मोकिंग है तो वो लंग डिजीज़ है, पैसिव स्मोकिंग के अंदर भी आपके जो से लंग्स हैं उनके अंदर कार्सिनोजन जो है तो वो जा रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि वो तो फिल्टर्ड पी रहे हैं ना, वो तो अनफिल्टर्ड जो है वो बाहर फेंक रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक लफ्ज़ होता है कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग का रिलेटेड फॉल्स एसोसिएशन, यानी कि ऐसी तीसरी चीज़ जो एसोसिएशन को क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉफ़ी पीने वाला है उसके अंदर हार्ट डिजीज़ ज़्यादा निकल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी की वजह से उसको मसला आ रहा हो, शायद हो सकता है वो कॉफ़ी के साथ साथ स्मोक भी कर रहा हो,
है ना। तो तीसरी चीज़ उसमें क्या आ गई, स्मोकिंग आ गई। देखना तो ये चाहिए कि पहले स्मोकिंग हो, लेकिन तो अगर आपसे पूछते हैं आप क्या ज़्यादा पीते हैं, तो वो कहे जी मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ सुबह उठ के, तो आप कहें बाजी ये मरचल है, ठीक है ना, कॉफ़ी ना। फिर आपका आ जाता है कि व्हाट इज़ टेम्पोरलिटी। टेम्पोरलिटी का मतलब होता है कि इट इज़ अ मेजर कॉजेशन क्लू, यानी कि कॉज पहले आना चाहिए और इफेक्ट आपका बाद में आना चाहिए। यानी कि अगर डिजीज़ पहले से थी और एक्सपोजर बाद में आया, तो वो आपकी उसको हम कॉज के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक स्टडी है, स्टडी फाउंड ओबेसिटी इन द लिंक डिजीज़, यानी कि एक फैक्टर है लिंक डिजीज़ विद अ स्टडी, यानी कि अगर ओबेसिटी है उसे हम एज अ लिंक करें डायबिटीज़ के साथ, तो वो अगर पूछे कि डज दिस प्रूव कॉजेशन, यानी कि आपको वो एक्चुअल में जो सा तो वो रियलिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो जो एसोसिएशन है जो डायबिटीज़ के साथ है वो आपको मिला है, लेकिन कॉजेशन जो है वो प्रूव करने के लिए और चीज़ें भी देखनी होगी भाई। उसके साथ साथ ओबेसिटी के साथ साथ उसको शायद कोई और मसले वगैरह तो नहीं है, या और चीज़ें वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन इज़ नॉट अ कॉजेशन, रिमेंबर। आपने अगर एक चीज़ को एसोसिएट किया तो याद रखें वही उसकी जो है वो कॉज नहीं होगी, ठीक है। तो टेम्परेली जो होता है वो आपने जो इन चीज़ों को देखना होता है। आउटब्रेक के अंदर जो सा होता है, जब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा जो सा वो केसेस आपको एक एरिया या एक टाइम में जो सा तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो। जैसे कोविड का था तो उसके अंदर क्या था, आपकी आउटब्रेक या एपिडेमिक जो सिचुएशन होती है, आपने उसको जो सा वो देखना होता है। तो एक स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल 40 जो सा वो केसेस आ जाए फूड पॉइजनिंग के, एक दो का केस हो तो कोई इशू नहीं है, तो बाकियों ने भी तो खाया था, तो ये आपकी क्या होती है, आउटब्रेक होती है भाई। ये मतलब आपको न्यूज़ मिल गई कि 2 दिनों के अंदर आपको 40 से 50 केसेस मिलेंगे फूड पॉइजनिंग, यानी कि कोई ना कोई मसला हुआ है। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, कंफर्म करना होता है कि पहले ये देखना होता है कि असल जो है वो डिजीज़ है क्या, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग समझेंगे टाइफाइड है कोई और मसला है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं अपना, फिर उसके बाद जो है वो आपने आउटब्रेक को एग्जिस्ट करना होता है, क्या बाकी जो है वो केसेस है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, ठीक है ना। कभी जो है केसेस नॉर्मल जो है सीजनल इंक्रीज जो है वो हो रहे होते हैं, तो वो आउटब्रेक आपका नहीं होता। फिर आपने उस केस की जो है वो डेफिनेशन बनानी होती है, फिर आपने कंफर्म करना है, फिर आपने केस की जो है वो डेफिनेशन बनानी है, यानी कि इसको जो आप केस प्रेजेंट करें कि 2 दिनों के अंदर 40 जो है बच्चों के अंदर फूड पॉइजनिंग हुई, तो वो माना भी जाए कि हाँ यार वाकई जो है उसकी जो इसी डेफिनेशन किया इसने ठीक किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉमिटिंग डायरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कहें कि सर ये 40 बच्चे आए हैं, इनको 2 दिनों में फूड पॉइजनिंग हुई और उसकी जो असल रीज़न वो ये जो सर ये समोसे थे, ठीक है ना। तो आपने जो है उसको डिफाइन करना है, फिर से आपने केस की फाइंडिंग करनी है, ठीक है। आप और लोगों को भी ढूंढें, ठीक है, यार आपको मसला हुआ था, आपको मसला तो नहीं हुआ, आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा। फिर आपने जो है वो डाटा को जो है वो कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। यानी कि आपने केस को फाइंड करना है, फिर आपने जो है वो डाटा को कलेक्ट करना है। ये है बोरिंग सी, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है। फिर आपने एनालाइज़ करना है, यहाँ ऊपर ये सारा लिखा होगा, डिफाइन, फिर केस फाइंडिंग, फिर डाटा कलेक्शन, फिर एनालाइज, फिर हाइपोथेसिस जनरेशन, यानी कि आपने जो सा पॉसिबल सोर्स है वो आपने ढूंढना होता है, और उसके बाद आपने डिजीज़ को जो है वो इमीडिएट एक्शन के ऊपर कंट्रोल वगैरह करना होता है, ठीक हो गया। तो एग्जामिनर जो सा तो वो आपसे फर्स्ट स्टेप पूछता है इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले बताना होता है कि आपने जो डायग्नोज है उसको जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर आपने सबसे पहले आपने जो कन्फर्मेशन है, यानी कि कन्फर्म द डायग्नोसिस, आपने वो करना है पहले, ठीक है। सो कन्फर्म द डायग्नोसिस, फिर केस की डेफिनेशन, ठीक है। पहले डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन, फिर केस फाइंडिंग, फिर डाटा कलेक्शन, फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, फिर हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद लास्ट में आपका कंट्रोल मेजर्स। क्लियर। फिर आपका आ जाता है स्क्रीनिंग फॉर द डिजीज़, कि एक डिज़ीज़ की जो है वो हमने स्क्रीनिंग जो है वो कैसे करनी होती है। अपेरेंटली जो है हेल्दी लोगों के अंदर जो है वो डिजीज़ है उसको ढूंढना होता है, बीपी चेक करना, ब्लड प्रेशर वगैरह डेली का, ठीक है ना। एक 20% उसके अंदर डायबिटीज़ को डेली चेक करना, भैया डायबिटीज़ तो नहीं हुई है, उसने रैंडम शुगर टेस्ट वगैरह करवाया तो उसकी स्क्रीनिंग को देखना। तो स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है डायग्नोज बनाना होता है, स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है करवाना होता है कि आइदर इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है ना। तो डिजीज़ को जो है वो अर्ली स्टेज के ऊपर आपने पकड़ना होता है ताकि ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी हो सके। जैसे 20 पेशेंट के मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो जो गुड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सिंपल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, सेफ होता है और रीजनेबली जो है वो आपको एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। यानी कि करना भी ईजी, लोग जो है वो मान भी जाते हैं, डेंजरस भी नहीं होता और उसका रिजल्ट भी जो है वो आपको आ जाता है। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, आप हर जगह में पढ़ते हैं, टॉप टी टॉप आई सेंसिटिव स्पेसिफिटी कौन कौन से होते हैं, ALP AST ALT के अंदर स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक कौन है, ANP BNP के अंदर सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव कौन है, स्पेसिफिक कौन है। अगर सेंसिटिविटी, अगर टेस्ट जो है वो डायग्नोज लोगों को पकड़ने में कितना अच्छा है, यानी कि अगर सेंसिटिविटी हाई है तो फॉल्स नेगेटिव जो होते हैं वो आपके कम होंगे, यानी कि डिजीज़ जो होता है जो मिस है वो कम होगी,
यानी कि किन लोगों के अंदर आप वो जल्दी से जो है वो पकड़ सकता है, सेंसिटिविटी होती है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी के जो टेस्टेड लोग हैं, यानी कि हेल्थी लोगों के, उनके अंदर के जो टेस्ट है वो हेल्थी लोगों के अंदर हेल्थी जो उनसे हेल्थी कहने में कितना अच्छा है, यानी कि अगर स्पेसिफिसिटी हाई है तो आपकी जो फॉल्स पॉजिटिव हैं वो आपके कम होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ना कोई आपकी डिजीज़ वगैरह हुई है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट व्हेन मिसिंग डिजीज़ इज़ डेंजरस, यानी कि अगर आपकी कोई डिजीज़ मिस है तो आपने क्या करवानी है, उसकी हेल्थ सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी पॉजिटिव जो सेंसिटिविटी है वो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव स्क्रीन टेस्ट अगर हाई सेंसिटिविटी है तो इसका मतलब यह है कि डिजीज़ जो सा होता है अगर आपकी डिजीज़ मिस हो गई तो वो आपकी क्या डेंजरस है। स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है कि आपने स्पेसिफिक जो सा वो टेस्ट किया और उसमें आपको पता चला कि यार ये चीज़ इसमें डेंजरस नहीं है। सेंसिटिविटी आपको शो करी होती है कि ये चीज़ जो है वो कितनी डेंजरस है, ठीक है, जो अर्ली ऑन जो है आपको पाई जाए। कम्युनिटी डायग्नोसिस में क्या है कि ऑल ओवर, यानी कि उसकी मेजर डिजीज़, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस ऑल ओवर, यानी जो डॉक्टर होता है पेशेंट को जो डायग्नोज करता है तो उसको पब्लिक हेल्थ का कम्युनिटी के जो है वो कम्प्लीटली जो है देख रहा होता है कि यहाँ पेशेंट क्यों है, यानी कि कौन सी कम्युनिटी है, और उसकी डिजीज़, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी सेंसेशन, सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है। उसका रिसोर्स क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसका सोशल फैक्टर क्या है। तो अब एक विलेज है, उसकी जो कम्युनिटी डायग्नोसिस है वो आपको डायरिया के बारे में बता सकती है, सेफ वाटर भी है, इम्यूनाइजेशन है या नहीं है, मैटरनल केयर है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आ जाती हैं। रिसर्च एंड सर्वे मेथड, जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर आपने जो साइंटिफिक लेवल के ऊपर जो है वो अपने सवाल पूछना होता है और जवाब देना होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल जो है उसके अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उसके अंदर कितने बच्चे जो है वो अनीमिया का शिकार हैं, अनीमिया का शिकार है या आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले जो आंसर करना है तो उसके अंदर आपने पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करनी है। तो ऑर्गेनाइज विद आस्क, स्टडी एंड आंसर अ साइंटिफिक क्वेश्चन, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपने जो क्लियर ऑब्जेक्ट्स हैं बिकम सिवियर डाटा कलेक्शन सर्वे करना है, आपने ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करना है, पॉपुलेशन डिसाइड करनी है, फिर उसके बाद आपने जो है वो टूल को बनाना है, क्या करना है आपने टूल, फिर उसके बाद आपने सैंपल, फिर उसके बाद आपने जो है वो डाटा को कलेक्ट करना है। तो ये सब जो है मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो कलेक्ट करनी होती है कि बाकी भाई ये चीज़ ऐसी हुई है या नहीं है। क्वेश्चन आंसर जो है वो यूज़ करके आपने मदर से, फैमिली से, हर चीज़ से करके पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी आपने देनी है कि भाई ये इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों को अनीमिया हुआ और ये बाकी ही जो है वो एक्चुअल है, क्योंकि मैंने जो है वो मदर और फैमिली जो है वो प्लानिंग वगैरह सारी पूछ के जो है वो आपने की है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आ जाती है वैलिडिटी, रेलेबिलिटी एंड यूज़फुल ऑफ फाइंडिंग्स। वैलिडिटी होती है कि वाकई जो सी वो चीज़ है जिसको जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो वाकई जो है वो मेजर कर रहा है, ठीक है ना, जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, उसकी होती है वैलिडिटी। रियलिबिलिटी होती है कि क्या बार बार उसे यूज़ करने पे जो है वो सेम रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है या डिफरेंट मिल रहा है, और रिजल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। ब्यास जो सा होता है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ होता है ब्यास, ये ब्यास, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी गलती जो आपकी रिज़ल्ट को सिमेट्रिकली जो है वो डिस्टॉर्ट कर दे। क्लियर, यानी कि आपने क्या कहते हैं उस चीज़ को सिंपलाइज क्वेश्चनिंग आंसर उसकी बेस के ऊपर जो होता है वो आप ये ना हो ना कि विदाउट, यानी कि आप एक कंपनी है वो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, और आप उस कंपनी की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ये है ना कि आप उसकी ऑन द बेसिस ऑफ ब्याज जो है वो आप उसको कर रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, ये ठीक है, लेकिन विदाउट एनी ब्याज जो होता है ये आप किसी भी चीज़ को ना देखते हुए आप जो है उसका जो रिजल्ट दें, ठीक है ना। तो ब्याज की जो से रिज़ल्ट होते हैं उसकी वैलिडिटी के लिए जो वैलिडिटी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होती है वो बता रही होती है। अच्छा, एक चीज़ है पायलट टेस्टिंग इम्प्रूव्स क्वेश्चनरी क्वालिटी, कोई मतलब पहले जो है उसको छोटे जो स्केल है उसको टेस्ट करना है ताकि जो है वो आपकी लैंग्वेज है, कन्फ्यूजन है, मिसिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उनका जो है वो पता चल सके, ठीक है ना। तो नोट्स के अंदर ये होता है, फिर उसके बाद फिर सैम्पलिंग आ जाती है, फिर एग्जामिनर सैम्पलिंग आ जाती है, फिर आप जो है उसके सैंपल लेते हैं और अगर सैंपल ख़राब हो तो आपको जो रिजल्ट है वो भी आपका जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है वो मोस्ट हाई यील्ड आपसे ये पूछा जाता है कि आपके जो मेथड होता है इन रिसर्च एंड सर्वे मेथडोलॉजी, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने बताना होता है कि पहले आपने ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपने क्लियर करना होता है। पहले क्या होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पायलट टेस्टिंग की तरफ आना होता है, फिर आपने ब्याज जो होता है वो आपने देखना होता है। फिर आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब जो सब नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, जैसे आपके बायोस्टैटिक्स हैं या आगे जो डिजीज़ के हैं वो आपने जो है वो इंपॉर्टेंट तरीके से देखने हैं। खैर क्वेश्चन जो होता है वो तो पता नहीं कहाँ से उठा के भेज दे, लेकिन वो मैंने आपको जो एक ऊपर क्वेश्चन बताया था ना सर्वेलेंस वाला और कम्युनिटी वाला, तो वो आपने जो है वो लाजमी देखना होता है। अब बायोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है कि बायोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, बायोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के जो डाटा होते हैं उसको आपने समझना होता है,
ये समझाने होते हैं, समझाने वाले जो से हालात वगैरह होते हैं। यानी कि जब आपके पास नंबर्स होते हैं, यानी कि बायो के कौन सा ग्रुप है वो बेटर है, कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा है, कौन सी इंटरवेंशन का फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, जो डाटा है उसको जो है वो प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारे आपके बायोस्टैटिक्स होते हैं। तो जब आपके पास नंबर्स होते हैं तो बायोस्टैटिक्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका मतलब क्या है, ठीक है ना, और उनकी जो है वो कौन कौन सी जो है डिजीज़ वगैरह हो रही है। तो पहले वो कहते हैं कॉन्सेप्चुअल एंड यूज़ ऑफ बायोस्टैटिक्स। अगर सिंपली अगर आपके पास 500 पेशेंट का डाटा है तो आप उन नंबर्स को देख के आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आप उनको अरेंज करें या समराइज़ करें। तो आपने उन सारी चीज़ों को जो सा तो वो रियल लाइफ जो सा तो है वो आपने देखना होता है। अगर आपके पास 2 विलेज हैं, आपके पास 2 विलेज हैं, एक मिनट क्या, अच्छा, तो अगर आपके पास 2 विलेज हैं और विलेज ए है उसके अंदर आपके एनीमिया के अंदर 20% केसेज हैं, और विलेज बी है उसके अंदर आपके क्या है 35% केसेज हैं, ठीक है। तो बायोस्टैटिक्स आपको हेल्प करने के जो सा है हेल्प करेगी समझाने के अंदर कि कितना डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और डाटा जो सा इन दोनों विलेजेस का वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपने एवरेजेस निकालनी होती हैं, स्प्रेड को समझना होता है, ठीक है ना, और रिसर्चेस को देखना होता है, आपने ग्राफ बनाने होते हैं, प्रोपोर्शन को कंपेयर करना होता है, और पब्लिक हेल्थ को जो है वो प्लानिंग जो है वो सपोर्ट आपने करनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक दो जो आपने देखनी होती है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डाटा एंड टाइप्स, ठीक है ना। बस इसके अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका जो बायोस्टैटिक है वो मेन यूज़ क्या होता है। बायोस्टैटिक आपकी थिंकिंग, बायोलॉजी, मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसके अंदर आपने समराइज डाटा को, कंपेयर ग्रुप्स, टेस्ट हाइपोथेसिस, डिसीजन सपोर्ट करने होते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आपने जो है वो मीनिंगफुल एविडेंस जो है वो ला के रखने होते हैं, ठीक है। यानी कि बायोस्टैटिक्स के अंदर आपको जो नंबर ऑफ एविडेंस है वो आपकी नंबर ऑफ एविडेंस के अंदर जो है वो बदल रही होती है, कितने जो है हमारे पास एविडेंस जो है वो आए हैं बाय द रिसर्च। डाटा एंड टाइप्स के अंदर क्या होता है कि आपने डिपेंड करना होता है आपका कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है कि आपकी यानी कि जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जेंडर है, ब्लड ग्रुप है, मैरिटल स्टेटस है, डिजीज़ है या नहीं है, ये आपकी क्या है क्वालिटेटिव डाटा है। यानी कि उसकी जो है वो कैटेगरी होती है जो मैथमेटिकली जो है मेजरिंग को रूल आउट नहीं कर रहा होता। क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी मैथमेटिकली आ जाती है, यानी कि नंबर वाला डाटा कि कितनी एज है, हाइट है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। पल्स रेट क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपका डिस्क्रीट डाटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके बाद आते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट और फिर आ जाती है आपकी कॉन्टीन्यूस डाटा। डिस्क्रीट होती है कि आपने काउंटिंग की है, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ एडमिशन एंड नंबर ऑफ़ डेथ, ये सारी चीज़ें आपकी डाटा के अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। और कॉन्टीन्यूस के अंदर होती है कि आपने मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल हाइट मेजर होती है, वेट मेजर होता है, ब्लड प्रेशर मेजर होता है, टेम्परेचर मेजर होता है। क्लियर हो गया। तो अपने लेवल्स और स्केल्स की जो है वो मेजरमेंट वगैरह जो है वो आपने करनी होती है, ठीक है। और उसके अंदर एक होते हैं नॉमिनल, और एक होती है ऑर्डिनल, और एक होता है इंटरवल, ठीक है। तो नॉमिनल के अंदर आपने जो नाम और कैटेगरी लिखनी होती हैं, ब्लड ग्रुप, जेंडर, रिलीजन, ये डाटा और उसकी टाइप्स बता रहे हैं आप, ठीक है। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, कैटेगरी भी होती है और ऑर्डर और रैंक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पेन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सोशो इकोनॉमिक जो सा लेवल है वो लो है, मिडल है या हाई है। फिर आ जाता है आपका इंटरवल। अब इसमें अंदर आपने नंबर्स लिखने होते हैं विद इक्वल इंटरवल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है ना। 0 का मतलब विद नो टेम्परेचर, ठीक है ना। 99 का मतलब कि ठीक है ना अभी भी नहीं है। 100 में माइल्ड है, 101 2 मॉडरेट, 3 4 हाई, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपने जो सा वो रेशो स्केल्स जो है वो निकालने होते हैं। रेशो स्केल्स के अंदर उसकी जो मैंने ऊपर बताया हाइट है, वेट है, एज है, इनपुट है, वो होता है। तो आपने याद रखना है कि डाटा एंड इट्स टाइप के अंदर आपने नेम, रैंक, ऑर्डर, काउंट और मैयर, ये तीनों चीज़ें आपने जो है रखनी होती है। तो आपने इसको याद रखना है कि जेंडर और ब्लड ग्रुप, पेन सेवेरिटी, काउंट, हाइट एंड वेट, डाटा टाइप्स एंड एनालिसिस डाटा, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो है तो आपने आपसे जो है वो एग्जामिनर जो है वो आपसे रेशो वगैरह का जो है वो पूछता है रेट्स, रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस के अंदर। रेट्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। रेशो का क्या मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल मेल रेशो फीमेल, फॉर एग्जांपल 3:1, यानी कि फ़ीमेल का हिस्सा नहीं है, मेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। रेट्स क्या होता है कि अकरेंस होना, यानी कि फॉर एग्जांपल इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों के अंदर जो मरने वाले बच्चे हैं उनका जो रेट है वो क्या है। फिर आपको आ जाता है प्रोपोर्शन, यानी कि जो नोमिनेटर है या डिनोमिनेटर है उसका पार्ट, यानी कि 100 स्टूडेंट है
20 उसमें से जो है वो ज़ख्मी हो गया, तो 20/100 जो है उसकी क्या बनेगी, प्रपोर्शन, 20 में से 100। तो रेशो आपका कंपैरिजन होता है, प्रपोर्शन आपका पार्ट ऑफ होल जो पॉपुलेशन होती है उसका निकालना होता है कि इतने में से इतने, और रेट होता है आपकी स्पीड या फ्रीक्वेंसी कि कितनी पॉपुलेशन में कितना जो है वो मसला जा रहा है। फिर आपका आ जाता है अच्छा क्रूड स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्डाइज रेट्स। अच्छा ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्रूड रेस में ओवरऑल ब्रॉड स्पेसिफिक रेट, वाटर इवेंट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पिछले उनको भी देख रहा हूँ ना कि पिछले उनमें से पूछा गया था या नहीं। अच्छा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, अच्छा हाँ मेजर्स ऑफ जो डिस्पर्जन है और साथ इसका कौन सा है, हाँ डाटा प्रेजेंटेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि डाटा कितना फैला हुआ है, यानी कि सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एवरेज बना ली कि हाँ यार इसमें इतना होगा, ठीक है ना। आपने उसमें ये भी देखना होता है कि वैल्यू एवरेज के आसपास है, दूर दूर है। फॉर एग्जांपल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम। फॉर एग्जांपल वैल्यू है 10, 20, 30, 40, तो उसकी रेंज है, आपने उसकी रेंज निकालनी है, तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। ये उसकी क्या होती है, रेंज होती है। इसके अंदर आपने देखना होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो डाटा होता है वो आपने वैल्यूज़ में कितना जो है वो स्प्रेड है। अगर SD फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ये पढ़ा होगा, हाइट की सरकमफेरेंस, हाइट की सरकमफेरेंस और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है तो वैल्यूज़ जो है वो आपकी करीब होती हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी है तो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी फैल रही होती हैं। फिर आ जाता है आपका स्टैंडर्ड एरर, यानी कि प्रिसिजन ऑफ सैंपल, यानी कि सैंपल है उसका जो प्रिसाइज है उसका एस्टिमेट लगाना, यानी कि एक्चुअल जो उसकी ऑब्जर्वेशन है कि कितना जो होता है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर, इन सैंपल के ऊपर जो है भरोसा किया जा सकता है। तो SD का मतलब होता है आपका, SD का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ डाटा, और SC का मतलब होता है प्रिसिजन ऑफ एस्टिमेट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके अंदर, वो कहेगा विच मेजर रिफ्लेक्ट्स वेरिएबिलिटी इन ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर कौन सी चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करिए, तो आपने बताना है SD, यानी कि स्टैंडर्ड एस्टिमेशन। और वो अगर पूछे कि प्रिसिजन का जो सैंपल अगर आपने देखना है तो वो क्या है, SE। तो SD इज इक्वल टू वेरिएबिलिटी, ST इज इक्वल टू प्रिसिजन ऑफ मीन, और रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम मैक्सिमम माइनस मिनट जो होता है वो आपने करना होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है कि ऐसा डाटा जो है वो शेप के अंदर हो, यानी कि बेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल है, सेंटर के ज़्यादा करीब तो नहीं है, या एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो दोनों के अंदर हैं। तो मतलब बात ये होती है कि आपने कोई भी बायोलॉजिकल मेजरमेंट करना है उसकी जो है आपने अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फॉलो करा होता है कि उसकी हाइट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, उसका IQ टाइप क्या है, ठीक है ना। टेल्स का मतलब जो सा होता है ना, बेल शेप्ड, सिमेट्रिकल, मीन्स मतलब मीडियन एंड मोड, थोड़ा मुश्किल है, बस ये है कि आपने एक चीज़ को बस अंडरस्टैंड करना है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कि कौन सी ऐसी समरी है जो मेजर कर सके विच आर इक्वली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने जो है वो मेजर करनी है, ठीक है ना, विच समरी मेजर। तो आपने बताना है मीन, मीडियन या मोड। ये मोड का जो सा लफ्ज़ है ना, ये मैंने पढ़ा हुआ था कि आपकी जो बेल शेप या सिमेट्रिकल होती है विद मीन, तो आपने क्या देखना होता है, इज इक्वल टू मीडियन एंड इज इक्वल टू मोड। आखिर के अंदर मोड का जो सा वो लफ्ज़ आता है। मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, पहले आपने जो डाटा है उसका आपने पहले टेबल बनाना है, यानी कि रो और कॉलम्स। क्या बनाना है, रो और कॉलम्स। फिर उसके बाद आपने बार चार्ट्स बनाना है, यानी जो कैटेगराइज है उसको कंपेयर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने हिस्टोग्राम जो है वो बनाना है, यानी कि कंटिन्यूस डाटा की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आपने हिस्टोग्राम बनाना है, यानी कि वेट की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बार बार चार्ट जैसा लगता है। तो फिर आपने बताना है, फिर बनाना है अपना पाई चार्ट्स होते हैं जो जितना भी आपने डाटा बनाया उसको जो है उसका जो शेयर है वो देखने के लिए, यानी कि बजट का जो है वो कितना हिस्सा किस आइटम के ऊपर जो है वो लगा, उसको कहते हैं पाई चार्ट्स, एक का मुकम्मल हिस्सा। फिर आपने बनाना होता है लाइन ग्राफ के उसका जो शेयर है उसका देखने के लिए आपने उन चीज़ों को देखना होता है। तो आपने ये जो सा टेबल है हाई रिस्पॉन्स वाला, ये आपने लास्ट में देखना है। अगर आपने टाइम ट्रेंड देखना है आपने, तो आपने लाइन ग्राफ बनाना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टाइम ट्रेंड के लिए आपने कौन सा ग्राफ बनाते हैं, तो लाइव ग्राफ। अगर वो पूछते हैं कि कैटेगरीज के लिए, तो आपने बताना है बार ग्राफ। अगर वो कहे कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपने बताना है हिस्टोग्राम।
अगर वो पूछे पार्ट ऑफ होल के लिए तो आपने बताना पाई चार्ट, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन सा पैसा कहाँ पे कितना लगा, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बेस्ट ग्राफ फॉर मंथली केसेस, तो आप क्या करेंगे? मंथली केसेस के अंदर आपने लाइन ग्राफ जो है वो बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अ लाइन ग्राफ इज़ बेस्ट ओवर टाइम विद बार चार्ट इज़ गुड फॉर कैटेगरी कंपैरिजन। तो आपको मैंने बार ग्राफ को बता दिया कैटेगरी कंपैरिजन में। तो लाइव ग्राफ के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि मंथली केसेस को जो है वो उसके लिए जो बेस्ट ग्राफ कौन सा होता है मंथली केसेस, तो वो कौन सा होता है? आपका लाइन ग्राफ होता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर, तो आपने बताना हिस्टोग्राम होता है। अच्छा, जो टी टेस्ट होता है ना, ये आपका होता है कंपैरिजन करने के लिए, मैंने कि मैन और वुमेन, जैसे हम हीमोग्लोबिन जो है वो कंपेयर करते हैं, तो दो ट्रीटमेंट्स हैं उनके ग्रुप के अंदर एयरवे जो ब्लड प्रेशर है उनको कंट्रोल करना। फिर उसके बाद आता है चाय स्क्वायर टेस्ट। चाय स्क्वायर टेस्ट जो है उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रोपोर्शन आ जाती है, एसोसिएशन होती है, कंपेयर करना होता है कि वैक्सीनेटेड है, अनवैक्सीनेटेड है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, डिजीज़ है या नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो टी टेस्ट और चाय स्क्वायर जो है वो हम देखते हैं। हाँ, फिर आ जाती है आपकी सैम्पलिंग और उसकी टेक्निक्स के जो पूरी पॉपुलेशन है उसको स्टडी करने के लिए आपने जो है वो एक सैम्पल जो है वो बनाना होता है। और सैंपल ऐसा होता है जो जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको सही जो होता है वो आपको तस्वीर दे कि हाँ यार ये इन सैंपल्स के अंदर ये चीज़ें जो है रिप्रेजेंट हो रही हैं। अगर उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ सकती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से जो आपको हर इंडिविजुअल का जो है वो सिलेक्ट होने के ऊपर इक्वल जो है वो इक्वल चांस देती है। फॉर एग्जांपल लिस्ट से आपने रैंडमली जो है वो नेम्स चूज़ करने, फिर उसके बाद स्ट्रैटिफाइड जो सी है जो सैम्पलिंग है वो देखनी होती है। सिंपली रैंडम क्लासेस है, क्लासिक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इंप्रूव सब ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, यानी कि स्ट्रैटिफाइड के अंदर जो है वो अपने पॉपुलेशन को जो ग्रुप्स हैं यानी कि उसके अंदर डिवाइड करना होता है, ठीक है। मेल और फीमेल जो है वो आपने दोनों को जो है वो सेपरेट करना होता है सैंपल लेने के लिए, ठीक है ना, ताकि जो है वो दोनों आपके रिप्रेजेंट हो सके। फिर आपकी आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जो है वो आपने लार्ज जो सी फील्ड्स होते हैं उनका सर्वे करना होता है, यानी कि विलेज को जो है वो क्लस्टर्स माना जाता है और कुछ विलेज जो है वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। फिर आपने सेलेक्ट उसकी तरफ पहले आपने मैन और वुमेन, फिर आपने मैन को अलहदा कर दिया और फिर वुमेन को, फिर आप जो है वो विलेजेस के ऊपर आ गए जिसका क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। फिर ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो होता है वो आपने कन्विंस सैम्पलिंग करनी होती है। ये आपकी होती है सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर आपकी आ जाती है कन्विंस सैम्पलिंग जो आपकी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपका जो होता है आइडिया नहीं होता, यानी कि जो आपका कन्विंस सैम्पलिंग जो होता है वो आपका इजी होता है बट वीक होता है, यानी कि मिल तो जाता है आपको आसानी तरीके से, ठीक है ना, किसी डिजीज़ का, तो लेकिन आपको जो है वो लेकिन वो वीक होता है। तो अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि कम्युनिटी सर्वे जो होता है अक्रॉस मैनी विलेजेस, अगर आपने सारी विलेजेस के अंदर आपने देखनी है किसी डिजीज़ को अक्रॉस मैनी विलेजेस, तो आप क्या करेंगे? तो क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे जो लार्ज फील्ड सर्वे है जो आपका विलेजेस तक होता है, ठीक है ना। अगर आपने सब ग्रुप्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है तो आपका क्या है? मैन और वुमेन अलग-अलग, ठीक है ना। और ईजी और वीक मेथड जो है वो आपका कन्वीनियंस होता है। ओह! थक गया यार, बहुत बोरिंग है। मैंने तो 1-2 दफ़ा ही पढ़ा था समझने के लिए, लेकिन ये तो बहुत ही बोरिंग है यार। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करनी होती है कि यानी कि आपके कितने लोग हैं, पॉपुलेशन साइज़, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी चेंजेस, उनकी मेल और फीमेल की रेशोज़, पॉपुलेशन कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, यानी कि आबादी को जो है वो जो यानी कि कितने बच्चे हैं तो कितनी वैक्सीन्स और स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है ना, कितने बूढ़े हैं तो कितनी क्रोनिक डिजीज़ वगैरह होती हैं, और माइग्रेशन हो तो सिटी का जो है वो बर्डन है वो बदलता है या नहीं बदलता। आपने कॉन्सेप्ट समझना है उसका डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर। अब इसके अंदर पहले आपने 3 चीज़ों को आपने देखना होता है, एक आपकी फर्टिलिटी, एक आपकी मोर्टेलिटी और एक आपकी माइग्रेशन, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। कि फर्टिलिटी के अंदर आपने बर्थ या बच्चों की जो है वो बेसिकली सारा प्रोसेस होता है आपका मरदमशुमारी जो हम करते हैं कि आपकी फर्टिलिटी के अंदर आपके कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने कम्युनिटी के अंदर कितनी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, मैटरनल सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, स्कूल डिमांड अब कितनी बढ़ानी चाहिए, मोर्टेलिटी के अंदर कितनी डेथ्स वगैरह हो रही है, माइग्रेशन के अंदर कितने लोग इधर से उधर जा रहे हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोसेस। फिर आपका आ जाता है सेंसस। सेंसस का एक्चुअल मतलब ही आपका मरदमशुमारी होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो सब लोगों को जो सा एरियाज़ के अंदर काउंट करना होता है, यानी कि कोई पार्शल नहीं, कोई सैंपल नहीं, कंप्लीट काउंटिंग आपने करके जो है वो देनी होती है, ठीक है ना। कंप्लीट काउंटिंग करके उसकी लिस्टिंग बना के जो है वो आपने जो गवर्नमेंट है उसको जो है वो देनी होती है। अब सेंसस के अंदर आपने टोटल पॉपुलेशन को देखना होता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड पॉपुलेशन साइज, स्ट्रक्चर, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग एंड अदर लार्ज स्केल डाटा, सारी चीज़ें आपने जो है वो देनी होती है, ठीक है ना। तो सेंसस का मतलब जो है वो आपकी मरदमशुमारी होती है कि आपने जो है वो पूरा डाटा जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो हैंड ओवर करना होता है, ठीक है। तो
फिर आपकी आ जाती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि कितने बच्चे जो हैं वो किस एज में हो रही हैं, यानी कि जल्दी शादी हो रही है तो ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और उसके बाद जो है उसकी एजुकेशन आपने देखनी होती है, यानी कि आपकी एज एट मैरिज 21, 22, 23। फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन, यानी कि स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो उनकी एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी एजुकेशन बेटर होगी उतनी अवेयरनेस होगी, फैमिली प्लानिंग होगी, फर्टिलिटी लो होगी। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन को जो है वो आपने प्रमोट किया जाता है, जैसे वो हमारे जो ये हमारे हेल्थ सिस्टम होता है, जो हमारा बेसिक यूनिट सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी ये BHU वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट वगैरह आ जाते हैं। तो इनके अंदर आपने जो है वो आपने साथी के नाम से जो है वो कॉन्डम्स देखे होंगे। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट टू लव, इट्स एक्चुअली द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसके अंदर जो है अवेयरनेस होगी तो हम जो है उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। खैर उसका मिसयूज़ भी होता है, हर चीज़ होती है, बट दिस इज़ द पॉइंट कि आपने फैमिली प्लानिंग के अंदर जो है वो अगर आप एजुकेशन होगी तो उसके अंदर आपने कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से आपकी जो फर्टिलिटी है, फैमिली प्लानिंग वो बेटर हो सकती है। इसके अलावा कल्चर वगैरह के सोसाइटीज़ के अंदर जो लार्ज फैमिली प्रेफर करती है, जिसे हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब शादी हो जाए तो आप होना चाहिए कि इट्स इन इस्लाम एज वेल कि लड़का लड़की जो है वो अलग रहें, उनको एक प्राइवेसी होनी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन एजुकेशन। बात वही है, एक दो प्रोसेस अगर पूरे हो जाए ना तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपकी सोसाइटी ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक दफ़ा फेल हो गया ना तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा। याद रखें कि आपकी जो फेल होना है ना वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि इसके बिहाइंड द सीन आपने कितनी मेहनत की थी, आपने कितने कितने घंटे जाके पढ़ा था। 1 MCQ रॉन्ग, 119 क्वेश्चन एंड यू आर गॉन, यू आर गॉन, आपकी मेहनत ख़त्म। लोग आपको इस बेस पे कभी जज नहीं करेंगे कि आपके 119 नंबर थे, आप 1 नंबर से रह गए, नहीं। दे जस्ट आस्क पास और फेल। और अगर आपने फेल कहा, दे यू नो डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है ना, दे डोंट गिव अ शिट टू यू, आपने कितनी मेहनत की, क्या हुआ। बट इफ़ यू पास, ऑफ कोर्स वो उसके बाद आपकी एक सिचुएशन, एक आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी एक जो आपका एक स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें कल्चरल हैं। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि उनका इनकम, एजुकेशन, लाइफस्टाइल वगैरह सारी चीज़ें जो सब आपकी इसकी जो डेमोग्राफिक्स वगैरह हैं उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं कि आपने फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी को जो है वो अपने देखना है। मोर्टेलिटी के अंदर आपने जो रिस्क है, अगर पुअर न्यूट्रिशन है उससे भी बढ़ जाता है, डिजीज़ का बर्डन है उससे, हेल्थ सर्विसेज की वजह से, सैनिटाइजेशन की वजह से, इनकम की वजह से, ये सारी चीज़ें आपकी मोर्टेलिटी के अंदर आ जाती हैं। फिर आपका आ जाता है पॉपुलेशन पैरामिड आपने देखे हैं ना, वो बड़े बड़े ऐसे जो पुराने ज़माने के अंदर पैरामिड्स बने होते थे। तो ऐसे ऐसे जो ऐसे ग्राफ जो है वो आपको एज ग्रुप मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो है वो दिखाया जाता है, यानी पॉपुलेशन के अंदर जो एज या सेक्स जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाया जाता है। इसके अंदर आपका जो है वो ब्रॉड बेस बनाया जाता है, ब्रॉड बेस सिस्टम होता है जो आपको सजेस्ट करता है कि हाई फर्टिलिटी, यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं, यंग पॉपुलेशन है, और क्या कहते हैं नैरो बेस स्ट्रक्चर होता है। ब्रॉड बेस के अंदर आपके बच्चे, बर्थ रेट, पॉपुलेशन को देखा जाता है। नैरो बेस जो होता है उसके अंदर आपको बर्थ रेट कम होती है, और जो विड्थ होती है, टॉप विड्थ से मुराद होता है कि आपने रिफ्लेक्ट करता है एल्डरली पॉपुलेशन की, आपके बुजुर्ग जो है वो लोग हैं वो कितने हैं, ठीक है ना। तो यंग जो पॉपुलेशन होती है ना उसका जो से अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से आपको स्कूल्स भी ज़्यादा चाहिए, वैक्सीन्स भी चाहिए, जॉब्स भी ज़्यादा चाहिए। मेल फीमेल बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपने उसी के मुताबिक जो है माइग्रेशन या मोर्टेलिटी डिफरेंसेस होता है वो करनी होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो होता है वो आपसे ब्रॉड बेस पैरामीटर अगर पूछे तो आपने बताना इट इज़ ऑल अबाउट हाई बर्थ रेट एंड यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन। फिर आपका आ जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक ट्रैप्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जिसके अंदर आपकी जो डेथ रेट होती है वो चेंज होती है, बर्थ रेट है वो चेंज होती है, ठीक है ना। यानी कि टाइम के साथ साथ जो सोसाइटी है वो डेवलप होती है, और उसके साथ साथ आपकी डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो चेंज हो रही होती है बिकॉज ऑफ वट एजुकेशन सिस्टम से आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो लेके ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एक चीज़ के अंदर तब्दीली लेके आना है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज जो होता है वो बर्थ रेट हाई होती हैं, और डेथ रेट जो होता है वो हाई होती हैं। मिडिल स्टेज के अंदर जो डेथ रेट है वो कम होने लगती हैं, बर्थ रेट भी हाई रहती हैं। एंड एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो फास्ट ग्रो कर रही होती है, और लेटर स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट होती है वो भी आपकी जो है वो कम होने लगती हैं। सो इट इज़ डेमोग्राफिक जो है वो ट्रांजिशन होती हैं। ट्रैप के अंदर क्या होता है जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से आपकी जॉब्स, हाउसिंग, स्कूल, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विस सबके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई जो पॉपुलेशन होती है उसको जो है वो आपको जो रेट्स वगैरह होते हैं, आपकी जो बजट्स वगैरह होते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह होती हैं, ये चीज़ होती है वो लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, इन चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए हम खुद ही टैक्स पेयर्स होते हैं जो हम पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, फास्ट बढ़ रही है, तो साफ सी बात है उसके हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, उसके लिए बजट, स्लम्स बढ़ जाते हैं उसके लिए, सेंसिटाइजेशन फेल हो जाती है, फिर उसके लिए बजट। तो अगर एग्जामिनर ये पूछे कि विच स्टेज हैज़ फॉलिंग डेथ रेट वाइल बर्थ रेट रिमेन्स हाई, तो अब आपने बताना होता है कि ट्रांजिशन की जो सब मिडल ग्रोथ होता है उसके अंदर आपका जो अर्ली स्टेज के अंदर आपकी हाई बर्थ रेट होती है, लेटर के अंदर आपकी फॉलिंग रेट और फॉलिंग बर्थ रेट होती है। लेकिन आपका जो मिडल होता है उसके अंदर आपकी जो होता है वो फीलिंग जो है वो डेथ रेट होती है, और आपका जो बर्थ रेट होता है वो आपका हाई रहता है मिडिल के अंदर।
जो डेमोग्राफिक स्ट्रैप अगर पूछा जाए तो आपने बताना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आपकी जो इकॉनमी है उसकी कैपेसिटी के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होता है। सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जब पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है तो लोगों की तादाद के साथ साथ आपकी जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही होती हैं, ठीक है ना। ज़्यादा लोग तो ज़्यादा फूड डिमांड, ज़्यादा हाउसिंग डिमांड, यानी कि आपकी हाउस डिमांड, फूडिंग डिमांड, एजुकेशन डिमांड, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। फिर आपका आ जाता है सोशल मोबलाइजेशन, यानी कि लोगों को सिर्फ मैसेज नहीं देना बल्कि उनको एक्टिवली जो है वो कंट्रोल करना है, यानी कि कम्युनिटी लीडर होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, मस्जिद के लीडर्स होने चाहिए, वुमेन ग्रुप्स होने चाहिए, लोकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसके जरिए आपके एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन जो होता है वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर विलेज के अंदर वैक्सीन को रिफ्यूज़ल ज़्यादा है तो ये नहीं है कि आपने पोस्टर वगैरह लगा देना, ये नहीं है, आपने लोकली काम करना है, यानी कि आपने टीचर्स को जो है वो हायर करना है, LSWs को हायर करना है, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, और एल्डर्स को जो है वो इन्वॉल्व करना है। तो सारों को जो है इन्वॉल्व करना है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं सोशल मोबलाइजेशन, के आपके जो सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो कंट्रोल कर सकें, इम्यूनाइजेशन को, सैनिटाइजेशन को, किसी डिजीज़ के कंट्रोल को आपने सोशली आपने उस जो सोसाइटी है उसको मोबलाइज़ करना है। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से मुराद होता है कि आपके लोगों के जो सिटीज़ होती हैं, टाउन्स होते हैं, उनके बढ़ता हुआ रहना या फिर आपका मूव करना, यानी कि उसकी अर्बनाइजेशन की पॉजिटिव साइड क्या है कि आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है ना। यानी कि जो लोग होते हैं उनका सिटी मतलब टाउन्स वगैरह से आपको सिटीज़ वगैरह के अंदर आना, ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि आपका इट कैन अर्ली एक्सेस टू जॉब्स सर्विसेज, ठीक है ना। लेकिन उसके ज़रिए आपको क्राउडिंग, पॉल्यूशन, इंजरीज़ और ये चीज़ें भी मिल रही होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी मिल रही होती हैं, स्कूल सर्विस भी मिल रही होती है। लेकिन उसका नेगेटिव साइड क्या होता है अर्बनाइजेशन का कि जो लोग वहाँ से, जैसे हम लोअर पंजाब से अपर पंजाब के अंदर जाएंगे तो वहाँ क्राउडेड होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पुअर हाउसिंग या सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, इंजरीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, एनसीडी बर्डन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये अर्बनाइजेशन इज़ नॉट प्योरली पॉजिटिव, याद रखें, अर्बनाइजेशन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रोल भी उसका ज़्यादा है, ठीक है ना। कहीं पे फ़ायदा दे रहा होता है और कहीं पे आपके जो रिस्क फैक्टर है वो भी आपको जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। इसको कहते हैं हम अर्बनाइजेशन, ये याद रखना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। यार मुक्क ही नहीं रहा। अच्छा, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि आपने अब ये जो इंपॉर्टेंट है, सर्विलेंस, कंट्रोल, इरेडिकेशन, इलेमिनेशन, ये जो से इंपॉर्टेंट होता है। सर्विलेंस से क्या मुराद होता है? सर्विलेंस से मुराद होता है कि आपने जो डिजीज़ है उसको रेगुलरली जो होता है वो आपने देखना होता है कि आइदर वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑन गोइंग सिस्टमिक कैलकुलेशन, एनालाइज एंड यूज़ ऑफ हेल्थ डाटा, यानी कि देखना नहीं है, आपने उनके कलेक्शन करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है और आपने डाटा को यूज़ करना होता है, ठीक है ना। डाटा लेना, उसको समझना और उसके ऊपर जो है एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेंगू के रोज़ केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके नंबर जो है वो देखकर आपने जो एरियाज़ होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको जो है उनके ऊपर एक्शन लेना होता है। इसको कहते हैं हम सर्विलेंस। कंट्रोल क्या होता है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ सारा। सर्विलेंस होता है डाटा फॉर एक्शन। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल होता है कि आपने जो डिजीज़ है उसको कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। केसेस के उसकी जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो आपको खत्म नहीं होती, लेकिन केसेस कम हो जाते हैं, डेथ रेट कम हो जाती है, स्प्रेड वगैरह जो है कम हो जाती है। जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो उसकी वजह से हम अलग से एक बे बना देते हैं जिसके अंदर जो है वो सिर्फ मलेरिया के पेशेंट जो है वो पड़े रहते हैं। फिर आपका आ जाता है इरेडिकेशन या एलिमिनेशन। जो इरेडिकेशन होती है इसमें आपकी पूरी दुनिया से जो डिजीज़ है उसका मुकम्मल जो है वो खात्मा जो है वो हमने देखना होता है, यानी कि आपने जो कंप्लीट चीज़ है उसको इरेडिकेट करना है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम इरेडिकेशन, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो वो बीमारी है उसको आपने अपनी सोसाइटी के अंदर से जो है वो इरेडिकेट करना है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ है। जैसे कोविड आई थी तो कोविड को आपने जो है वो परमानेंटली ख़त्म किया, तो इसको हम इरेडिकेशन कहते हैं। और एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी जो है वो एरिया के अंदर अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, यानी कि एरिया के अंदर कोई ना कोई बीमारी मिल रही है या कंट्री के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ मिल रही है, तो उसको आपने देखना होता है और उसको आपने जो है वो मिल होता है। अब इरेडिकेशन की परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सी होती है? आपकी जैसी पोलियो है। पोलियो आपकी पूरी दुनिया के अंदर है, बट राइट नाउ हमारे मुल्क के अंदर स्टिल भी अभी 1% या 2% आपकी जो है वो चांसेस होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बात की थी कि आपने जो हमारी लिटरेसी रेट है वो आपका ज़्यादा है, कि जो अनपढ़ लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी जो अनपढ़ सोसाइटियाँ होती हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जो है वो आपको इस तरीके से माहौल पैदा कर देते हैं कि आप जो है वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है लोगों का हाल होता है पोलियो के बाद कि उनको फिर यंगर एज में जो बच्चे होते हैं उनकी जो हालत है वो टाइट हुई पड़ी होती है, ठीक है। तो पोलियो के अंदर जो होता है वो जो प्रोग्राम्स होते हैं एलिमिनेशन एंड एरेडिकेशन, ये जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया के अंदर थे, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए पूरी दुनिया ही एफर्ट करती है। जैसे WHO सिस्टम होता है, जो गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन करना होता है कि कंट्रोल का क्या होता है कि जो सा वो आपने कम करना है, इलेमिनेशन करना, इरेडिकेशन करना, इन सारी चीज़ों को जो सब आपने देखना होता है। फिर आपका आ जाता है डायनामिक्स ऑफ इन्फेक्शियस
इन्फेक्शन एंड डिजीज़ ट्रांसमिशन, यानी कि जो डिजीज़ है उसके आपने पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करना होता है कि कोई भी अगर इन्फेक्शन फैल रही है तो उसका देयर मस्ट बी एन एजेंट, यानी कि उस डिजीज़ को ख़त्म करने वाला कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यानी कि अगर आपको टीबी है, डेंगू है, वायरस है, उस चीज़ को यानी कि उस इन्फेक्शन का जो एजेंट होता है, यानी कि वो किस वजह से फैल रही है, किस बैक्टीरिया की वजह से फैल रही है, उसको हम कहते हैं डायनामिक्स ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि उस बीमारी की एक्सल एजेंट को पकड़ना। फिर इसके अलावा उसके अंदर रिजर्वायर्स वगैरह आ जाते हैं, यानी कि जहाँ ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रहता है या सर्वाइव वगैरह करता है, तो उसको हमने देखना होता है। यानी कि अगर टीबी का है तो वो आपके जो से इंसान है, हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, मेल फीमेल आइदर एनिमल्स हैं, वाटर इन्वायरमेंट्स हैं, किसी भी जगह पे उस चीज़ का उस एजेंट का, उस बैक्टीरिया का जो सा वो फैलना, उसका जो सा वो सर्वाइवर जो सा वो आपने ढूंढना होता है कि वो कहाँ पे उसके रिसोर्सेज वगैरह हैं। फिर उसके अलावा जो सा होता है वो आपका आ जाता है पोर्टल ऑफ मोड ऑफ स्केप या पोर्टल ऑफ एग्जिट्स वगैरह जो सब आपने देखने होते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है कि इस वजह से, यानी कि कॉफ ड्रॉपलेट्स की वजह से, स्टूल्स की वजह से जो सा होता है वो आपने देखने होते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो सा वो देखना होता है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं जो सब आपकी डायनामिक्स ऑफ इन्फेक्शन को जो सब वो देखनी होती हैं। ठीक है ना, और डिजीज़ ट्रांसमिशन के अंदर जो सब वो डिजीज़ के तरीके से जो सब वो आपने दूसरी जगह जो सब वो देखनी होती हैं कि उसका ट्रांसमिशन रूट क्या है, कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ब्लड बॉर्न है, एयर बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न है, व्हीकल बॉर्न है। तो उसने ट्रांसमिशन में आपने डायरेक्ट देखना होता है कि आपकी कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ, जैसे सिरिंजेस वगैरह का कॉन्टैक्ट होता है वो होता है। इनडायरेक्ट के अंदर जो होता है आपने ऑब्जेक्ट या जो इंटरमीडिएटरी के जरिए देखना होता है। एयर बॉर्न वेक्टर बॉर्न होता है, वेक्टर बॉर्न के अंदर आपने मॉस्किटो वगैरह के जरिए जो वो देखना होता है। एयर बॉर्न होता है, उसमें आपने जो ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारी कफ वगैरह होते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह होते हैं, आपके थ्रू ड्रॉपलेट्स भी जो है वो फैल सकते हैं। और व्हीकल बॉर्न है, यानी कि आपने कंटामिनेटेड फूड वाटर वगैरह तो नहीं दी हुई। फिर उसके बाद आती है आपके पोर्टल ऑफ एंट्री वगैरह के किसके थ्रू है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू है, ओरल के थ्रू है, या फीकल ओरल रूट है उनके थ्रू है। तो रूट्स जो है वो सस्पेक्ट करनी होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। वेरी कॉमन कि आपने एक इन्फेक्शन डिजीज़ है उसको आपने अर्ली जो है वो डायग्नोस किया। ठीक है ना, अर्ली डायग्नोस के बाद जो है वो आपने डायग्नोस को पहचान लिया। फिर उसके बाद जो है उसका आपने ट्रीटमेंट किया। यानी कि सारी बात है अर्ली ऑन आप जितना जल्दी जिस चीज़ को जो है वो टारगेट करेंगे और उसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन को या उसके होस्ट को जो है वो पकड़ेंगे, तो अर्ली डायग्नोस के साथ उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी होगा। अर्ली ट्रीटमेंट के साथ जो है उसको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। यानी कोविड का पेशेंट है, अगर कोविड का पेशेंट आपने जल्दी जल्दी उसको डायग्नोस कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट भी आप स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद उसको आप आइसोलेट भी कर देंगे कि आपने जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके उससे जो है वो आपने सेपरेट कर देना। फिर उसके बाद आपने जो है वो क्वारंटाइन कर देना। यानी कि ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना होता है जो एक्सपोज्ड हों या क्या कहते हैं अभी सिक जो है वो नहीं हुए, तो आपने क्वारंटाइन कर देना। यानी कि आप जब हमारा क्वारंटाइन का जो टाइम था कोविड का 2019 से लेकर 22 तक, तो वो हमारा क्वारंटाइन का टाइम था जब हमारा कोविड फैला था, और आपने जो है वो जो भी लोग आपके डैमेज हुए थे उनको जो है वो आपने आइसोलेट कर दिया था। और बाकी जितने भी लोग थे आपने जो एक पूरी पेंडेमिक सिचुएशन होती है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैली होती है, तो उसके अंदर आपने क्वारंटाइन कर देना था लोगों को। डिसइंफेक्शन यानी कि हार्मफुल जर्म्स या डिस्ट्रॉय करना ऑब्जेक्ट्स वगैरह एनवायरनमेंट को, यानी कि कंटामिनेटेड सरफेस को जो है वो डिसइंफेक्ट करना। फिर इम्यूनाइजेशन और केमो प्रोफिलैक्सिस वगैरह करना। तो ये सारी जो होता है वो आपने कंट्रोल करना होता है इन्फेक्शन को इनकी वजह से। फिर आपकी आ जाती है हेल्थ एडवाइस इन द चिल्ड्रन, यानी कि वैक्सीनेशन वगैरह, फूड और वाटर प्रिकॉशंस, वो कहते हैं ना खाना किसी से खाना लेके नहीं खाना या कुछ ऐसी चीज़ें। तो दैट ऑल आर हेल्थ एडवाइजेस टू द ट्रैवलर्स। फिर आपका आ जाता है नेशनल केस मैनेजमेंट। नेशनल केस मैनेजमेंट के अंदर जो होता है वो आपका जो डॉक्टर होता है अपने हिसाब से जो होता है वो पेशेंट जो है मैनेज करे। ठीक है ना, यानी कि कन्फ्यूजन ना हो, उसके आउटकम्स हो, डाटा कंपेयर करना हो, ट्रेनिंग जो है वो मुश्किल। यानी कि बेसिकली ये होता है कि नेशनल केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर आपने अच्छा अगर हर पेशेंट जो है वो अपने हिसाब से मैनेज करे तो किसी के जो है वो या अपने हिसाब से जो है पेशेंट मैनेज करना स्टार्ट करे तो आपको जो है वो मुश्किल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने जो है वो गाइडलाइंस देनी होती हैं। जो गाइडलाइंस होती हैं ना वो आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक रिसेंटली आपकी टीबी की गाइडलाइंस आई है जिसके अंदर उन्होंने 4 मंथ्स के अंदर जो है आपकी मॉक्सिफ्लोक्सासिन जो है वो ऐड किया है पैराजेटामोल के साथ। और तो वो गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि आपको जो हर डॉक्टर होता है वो उस गाइडलाइंस को लेकर चल रहा होता है। यानी कि आपने अगर केस मैनेज करना है तो अंडर द गाइडलाइंस जो है वो आपने मैनेज करना होता है, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, उसका रेफरल, उसका फॉलो अप। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो अंडर द गाइडलाइंस होती हैं जो स्टैंडर्ड रोल प्ले कर रही होती हैं। उसकी वजह से आपको वेरिएशन कम हो जाती है, यानी कि आपकी हर जगह के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो अच्छा हो जाता है, ट्रेनिंग आपकी ईजी हो जाती है, सुपरविजन आपकी ईजी हो जाती है, प्रोग्राम्स के जो आउटकम्स है वो आपके बेटर हो जाते हैं। ठीक है, so these are the program your programs, their problems and all of the things जो आपने सर्विलेंस, कंट्रोल, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो देखनी होती है। फिर आपका आ जाता है व्हाट इज़ डिजास्टर एंड एक्सीडेंट।
डिज़ास्टर के अंदर क्या होता है कि आपने जो इवेंट होता है वो इतना बड़ा होता है, यानी कि लोकल कम्युनिटी के ऊपर नहीं होता है, यानी कि लोकल सिस्टम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से उसको हैंडल नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा डिज़ास्टर होना, चीज़ों का ख़राब होना जिसके अंदर आपको दो चीज़ों को आपने समझना ज़रूर होता है। एक आपका सीरियस डिस्ट्रप्शन और एक आपकी होती है एक्सीड्स लोकल कॉपिंग कैपेसिटी। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक एक्सीड लोकल कॉपिंग कैपेसिटी और एक आपने याद रखनी है सीरियसली डिस्ट्रप्शन। सीरियसली डिस्टर्ब कम्युनिटी वो होती है जिसके अंदर आपकी कम्युनिटी का जो नॉर्मल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक पॉइंट, ठीक है। डिजास्टर के अंदर आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक सीरियसली डिस्टर्ब कम्युनिटी जो आपके नॉर्मली जो होता है वो अपने कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली होता है एक एक्सीड लोकल कॉपिंग कैपेसिटी। एक्सीड की होता है कि लोकल लेवल के ऊपर अवेलेबल सोर्सेज जो है वो काफ़ी ना रहें, ठीक है ना। कॉपी कॉपी जो कैपेसिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि लोकल एरिया की जो सी एबिलिटी होती है वो वही प्रॉब्लम्स को अपने अवेलेबल जो होता है वो मीन से जो है वो हैंडल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा जो सा वो एक्सीडेंट हुआ है तो लोकल हॉस्पिटल जो है वो हैंडल जो है वो कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ास्टर हो, ठीक है ना। उसको जो है वो आप खुद ब खुद जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ सर्विसेज जो है वो फेल हो जाए या पानी जो है वो कंटामिनेटेड हो जाए तो उसको जो है वो हम लोकल सतह के ऊपर भी जो है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आ जाता है डिज़ास्टर। जो डिज़ास्टर होता है ना वो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है और एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है। नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर जो सा होता है वो आपका जो फूड फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, यानी कि कुदरत की तरफ से जो सा वो चीज़ें होती हैं वो आपकी जो सिटीज़ होती हैं या जो आपके विलेजेस वगैरह होती हैं उसको मोस्ट कॉमनली जो सा होता है अर्बन एरियाज़ को जो सा वो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं, तो फूड वगैरह खुराक की उससे। और एक होते हैं आपके मैन मेड डिज़ास्टर। जो मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं उसके अंदर आपके इंडस्ट्रियल इंसिडेंट वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, बम धमाके हो जाना या इंडस्ट्री के अंदर जो सा होता है वो आपका आग वगैरह लग जाना, तो ये आपके होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर, ठीक है। फिर आपका जो होता है आपका बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के अंदर आपकी जो डिज़ीज़ होती है, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के अंदर आपकी जो डिज़ीज़ होती है उसका थ्रेट से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई बड़ी इन्फेक्शियस आउटब्रेक जैसे कोविड आई थी वो आपकी बायोलॉजिकल जो होता है वो आपकी आउटब्रेक डिज़ास्टर होता है। फिर आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर जिसके अंदर आपके मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम भी जाती है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बम धमाका भी हो जाए, साथ साथ जो है वो अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो आपकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाए या फूड की जो है वो श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर। तो आपने जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो लाजमी देखनी होती है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नीट्यूड, अफेक्ट्स, पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका डिज़ास्टर कितना बड़ा हुआ है, उसका एरिया कितना बड़ा है। जब बम धमाका होता है तो हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कि यार उसने कितने एरिया के ऊपर जो है वो लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया। तो मैग्नीट्यूड से हमें आइडिया होता है कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितने एरिया अफेक्ट हुआ है और कितना जो है वो डैमेज हुआ है, ठीक है ना। तो हमने मेन जो है वो अफेक्ट देखना होता है डिज़ास्टर का, कि अफेक्ट्स के अंदर आपने देखना होता है कि अगर डेथ्स हुई हैं, ठीक है ना, या इंजरीज़ हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट हुई हैं, यानी कि लोग अपना घर छोड़ के जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, या सैनिटाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई हैं, या फूड के मसले स्टार्ट हो गए, या पॉपुलेशन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो हेल्थ के कोई ना कोई मसले जो है ना स्टार्ट ना हो गए हों, ठीक है ना। तो वो आपने देखने होते हैं कि इधर कौन सी जो कम्युनिटी है वो आपको जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना होता है मैग्नीट्यूड के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर और पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर के कौन से जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, यानी कि आपके रोड्स, हॉस्पिटल, वाटर सिस्टम या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी डैमेज हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड का जो है वो इनिशियल जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आपने फ्लड के अंदर अगर आता है फ्लड वगैरह आता है तो उसका मेजर चीज़ क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो फूड को प्रिजर्व करना है, फूड जो है तो उन लोगों तक पहुंचाना है। फिर उसके बाद जो है वो शेल्टर प्रोग्राम होता है, आपने उन लोगों को शेल्टर देना है। फिर उसके बाद जो है वो अपने डिजीज़ से जो है वो आपने रिलेट करना होता है कि मच्छर मलेरिया वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो आपने जो है वो चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने डर्टी वाटर, आपने डायरिया, शेल्टर प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों को देखना होता है अगर आपका फ्लड आ रहा होता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप जो लोग हैं वो आप जो है वो इन चीज़ों को जो है वो फेस कर रहे होते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड या इफेक्ट्स की वजह से। फिर आ जाता है आपका प्री प्रेडनेस या और उसकी जो है वो मिनेडनेस, यानी कि प्री प्रेडनेस होती है कि आपके डिज़ास्टर से आने से पहले की तैयारी, यानी कि आपके ऊपर कोई बीमारी आ रही है उससे पहले आपने जो है वो बचाव करना है, ठीक है ना। तो ये बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके ऊपर डिज़ास्टर आ गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, यू ऑल आर इन वेन, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने डिज़ास्टर से पहले आपने उसकी जो है वो जो रेस्क्यू है, ट्रेनिंग है, ट्रीटमेंट है, सर्विलेंस है, सेंसिटाइजेशन है, रिहेबिलिटेशन, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार फ्लड इस महीने में, फॉर एग्जांपल बारिशों के महीने के अंदर जो होता है वो आपका फ्लड आता है, तो इससे पहले आपने वो सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें उसकी प्रिपेयर करनी है प्री प्रेडनेस के अंदर और उसकी मैनेजमेंट के अंदर, कि आपने सारी चीज़ें उसको स्टॉक के अंदर लेके आनी है। उसकी जो स्टॉकिंग है या उसकी जो प्लानिंग है वो सारी आपने पहले करके रखनी है, ताकि फ्लड के दरमियान आपको उनमें मसला ना हो, यानी कि आपने मेडिकेशंस लेके रखनी है ताकि उनको मसला ना हो। फूड, ड्रेसिंग, टेंट्स, फूड सप्लाईज, ये सारी चीज़ें जो सब आपकी प्री प्रेडनेस के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ट्राई एज,
ये जो ट्राइएज होता है वो आप ज़्यादा पेशेंट में जो सा वो प्रायोरिटी जो सा वो डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है ना, कि सबसे पहले जो सा वो किसको जो सा वो ट्रीट करना होता है। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो सा आता है वो ट्राइएड के अंदर ज़्यादा पेशेंट जो सा वो प्रायोरिटी जो सा वो डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डिजास्टर ड्रिल्स, इमरजेंसी ट्रेनिंग, स्टॉक रेडी रखना और कम्युनिकेशन, ये सारा जो सा का इनके अंदर आ जाता है। फिर आपका आ जाता है एक्सीडेंट्स, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, यानी कि कोई ना कोई जो सा वो आपको अचानक से जो सा वो अनइंटेंटेड जो सा वो इवेंट हो जाए, उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए, फॉर एग्जांपल इंजरी हो, डिसेबिलिटी हो, डेथ हो, तो उनकी इंसिडेंट के अंदर आपने चीज़ों को रेडी रखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके होम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो सा होता है वो देखने होते हैं। और इसके अलावा आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आजकल बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अंदर। इसके अलावा होम एक्सीडेंट होते हैं, घर के अंदर जो सा होता है वो बच्चों के अंदर जो सा वो मसले होते हैं और बड़ों के अंदर मसले होते हैं, जैसे बर्न है, फैट है, ठीक है। हाँ, क्लियर। तो इंसिडेंट के अंदर जो सा होता है आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को देखना होता है। आपके जो होम एक्सीडेंट्स होते हैं यानी कि बर्न, फॉल, पॉइजनिंग, वो वर्क प्लेस एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि आपके जो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशन रिलेटेड इंजरीज़, यानी कि किसी इंडस्ट्री के अंदर आग लग गया है, धमाका हो गया, कुछ ऐसा। पब्लिक स्पेस एक्सीडेंट के अंदर जो सब आपके रोड्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं, कम्युनिटी प्लेसेस होती हैं, उनकी इंजरीज़ वगैरह होती हैं, तो उनका जो प्रिवेंशन होता है उनका देखना होता है कि एक्सीडेंट जो होता है वो आपका सारी बात है, ये तो नहीं है कि आप खुद जाके जो लगेंगे। तो उसके अंदर आपके आपकी जो प्रिवेंशन है उसके अंदर 3 क्लासिक ईडीज़ याद रखने हैं, 3 ईडीज़। एक एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इन्फोर्समेंट, ये 3 चीज़ होती हैं। एजुकेशन के अंदर लोग सही जो सब बिहेवियर सिखाते हैं, हेलमेट यूज़, ठीक है, एजुकेशन के अंदर सीट बेल्ट, चाइल्ड सेफ्टी, सेफ ड्राइविंग। इंजीनियरिंग के अंदर आपको स्पीड ब्रेकर्स, रोड साइंस, सेवर मशीनरी, जो गार्ड्स वगैरह लगे होते हैं, इनका समझाते हैं। इन्फोर्समेंट के अंदर जो वो ट्रैफिक लॉ, स्पीड लिमिट्स, हेलमेट, अभी तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं बड़े इलाकों के अंदर, हेलमेट वगैरह ये चीज़ें। तो आई थिंक सेफ इन्वायरमेंट जो सब आपको कंट्रोल आउट करना चाहिए। तो प्रिवेंशन जो है वो आपको इस तरीके से ही मिलती है, ठीक है। तो डिज़ास्टर के अंदर आपने देखना होता है कि आपकी जो सीरियस इवेंट है फ्रॉम के नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, मैन मेड है, उनको देखना होता है। मैग्नीट्यूड के अंदर आपने जो है डेथ इंजरीज़ को देखना होता है। और प्रीपेयर्डनेस के अंदर आपने पहले से चीज़ें सेट करके रखनी होती है। और एक्सीडेंट्स के अंदर आपको अनइंटेंडेड इंजरीज़ होती है, जिनकी प्रिवेंशन के अंदर आपको 3 Ds जो है वो आपने याद रखने होते हैं, 3 Ds। अच्छा, फिर आपका आ जाता है जनाब, ओए यार, और सुनो क्या हाल है, पता नहीं यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते। इश्यूज़ ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ। अगर न्यूट्रिशन ठीक ना हो तो मुझे बताएं ग्रोथ ठीक तरीके से होगी? नहीं होगी। आपकी अंडर न्यूट्रिशन होगा, माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, ओवर न्यूट्रिशन, एनीमिया, स्टंटिंग, यानी कि आपको न्यूट्रिशनल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आपको ग्रोथ स्लो मिलेगी, इम्यूनिटी कम मिलेगी, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, लर्निंग इफेक्ट कम हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं होता कि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर के न्यूट्रिशन का मतलब खाना पीना और ये चीज़ होती है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कि किस टाइप की डेफिशिएंसी है, किस एज ग्रुप के अंदर कौन सी प्रिवेंशन वगैरह करना है। तो न्यूट्रिशन के अंदर आपको सबसे पहले जो काम है वो जो न्यूट्रिशन होता है आपको कम मिल रही होती है, यानी कैलोरीज वगैरह, प्रोटीन ओवरऑल, और इनका जो इफेक्ट होता है वो आपका जो फूड है, इनसिक्योरिटी, मतलब ऑल रिलेटेड टू योर फूड न्यूट्रिशनल के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट न्यूट्रिशनल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आपको ग्रोथ का जो है वो रेट मिल रहा होता है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन आपकी कम है, फूड की जो है वो कैलोरीज कम है, आपको कम चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटीन कम मिल रहा है, या आप कम खुराक खा रहे हैं, या उस एरिया के अंदर जो है वो कम चीज़ें, या आप कम चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जैसे दूर दराज इलाकों के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं अपना, बुरा होता है, वो आपका फ़िल्टर नहीं होता, उसकी वजह से भी आपको जो है वो ग्रोथ आपकी प्रॉपर नहीं होती। खुराक जो है वो सही तरीके से गंदे पानी से धोएंगे तो उसकी वजह से सारी बात उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी, इन्फेक्शन की रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो न्यूट्रिशनल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आपने जो होता है वो आपने क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग वगैरह, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी होती है कि जो रिलेट करी होती हैं आपके वेट, ग्रोथ, वीकनेस, इन्फेक्शन एंड इन द कम्युनिटी ऑफ द चिल्ड्रंस, पुअर फैमिलीज़, और ऐसे लोग जो आपके बहुत दूर दूर जो है वो रह रहे हो, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है, आयरन, विटामिन, आयोडीन, फोलेट के अंदर आ जाती हैं। और ओवर न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अनहेल्दी न्यूट्रिशन आपके, जिसकी वजह से ओबेसिटी वगैरह कैलोरीज आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका आ जाता है कि आपकी जो इश्यूज़ होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने जो ये न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस करना है ना, इसके अंदर आपने सप्लीमेंटेशन को जो है ना वो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेके चलना होता है, यानी कि कौन कौन से आपने आयरन सप्लीमेंट, फोलिक एसिड वगैरह। अब हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो फोलिक एसिड की जो मेडिकेशन वगैरह आ रही होती हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं तो आप उनको दे सकते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर गरीब लोग आते हैं तो उनको हम जब देखते थे यार ये पुअर है ये, तो हम विटामिन डी के टैबलेट्स, कैल्शियम के टैबलेट्स उन्हें दे देते थे, ताकि यार उन लोगों का ये ना हो ना कि कहीं अगर सारी बात उनको नहीं अच्छी खुराक मिली तो दे कैन यूज़ दिस,
ठीक है ना। फूड की फोर्टिफिकेशन करना, यानी कि आमतौर पे जो फूड के आइटम्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देना, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे ऐसे सेंटर्स बनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जिनके अंदर हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकें, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जो मदर्स होती हैं उनको एक्सक्लूसिव जो से वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो है वो एक पूरा लेक्चर दें कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को वो कंट्रोल आउट करना है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द टॉप 3 मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी, तो आपने बताना है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, जो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो रिलेट हो रही होती है। सो टॉप 3 के अंदर आपका आयरन डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद आपकी जो है वो माल न्यूट्रिशन और जो है वो शंटिंग वेस्टिंग जो है वो आ जाती है। शंटिंग से मुराद होता है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ मीन बाय शंटिंग, तो आपने बताना है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। ये शंटिंग से मुराद क्या है, क्रोनिक न्यूट्रिशन। वेस्टिंग से मुराद क्या है, एक्यूट इंटरमिशन। आयरन डेफिशिएंसी सबसे जो है वो कॉमन होती है। ये सारे जो है क्लूज आपने याद रखने हैं जो इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आपका जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़, यानी कि आपका जो प्रेगनेंसी है या उससे रिलेटेड है, यानी प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन की सेहत, उसकी केयर, डिलीवरी, प्री नेटल, पोस्ट नेटल केयर और इनफर्टिलिटी अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, जो आजकल आप सारी बात, आपको हमारा जो गायनी डिपार्टमेंट है वो भरा पड़ा है इस चीज़ से, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो है हेक्टिक होता है आपका गायनी डिपार्टमेंट ही होता है। तो आपने एक्सेस जो है वो देखना होता है कि लोगों को सर्विस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, एजुकेशन है, कॉन्टीन्यूटी है, प्रिवेंशन, इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने देखना होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो आपका सेफ मदरहुड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको क्या होता है, सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड से क्या मुराद है कि ऐसा केयर और सिस्टम जिसमें जो है प्रेगनेंसी और डिलीवरी है वो मदर के लिए सेफ़ हो, ठीक है, यानी कि मदर की जान भी बच जाए, कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और बच्चा भी जो है वो पैदा हो जाए, ठीक है, डिलीवरी भी आपकी ठीक हो जाए, ठीक है ना। अगर किसी एरिया के अंदर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर जो है वो अगर उन्हें रियल लाइफ के अंदर अगर आपको नहीं मिल रही है, एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, तो जो मैटरनल मोर्टालिटी है वो आपकी बढ़ती है। मैटरनल मोर्टालिटी के साथ साथ जो फीटल मोर्टालिटी है वो भी आपकी जो है वो बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो से होती है उसके अंदर अपने बच्चों की जो है वो आपकी तादाद और उनके दरमियान जो होता है वो वक्फा प्लान करना होता है, जो कि आपके ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से 3 ईयर्स तक होना चाहिए। और नेचुरली भी आपका 2 ईयर्स तक आपने अल्लाह ताला ने जो एक कहा हुआ है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो एक है कि आपने 2 साल तक बच्चे को आपने दूध पिलाना है। ये मेडिकली भी प्रूवन है कि उसके अंदर एक गैप आ जाता है, आपका प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा होता है, आपके मेंसेस नहीं हो रहे होते और आप जो है वो GnRH आपका रिलीज़ नहीं हो रहा होता, तो वो पूरा अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 साल का गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीनेटल केयर आपको जो है वो देखना होता है, डिलीवरी, पोस्ट नेटल केयर, ये सारी। एंटीनेटल केयर क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना, आपने चीज़ों को देखना होता है। पोस्ट नेटल के अंदर प्रेगनेंसी के बाद जो है वो माँ को भी और बच्चे को भी देखना होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपने क्लियर करनी होती है कि उसके अंदर ब्लीडिंग तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कोई मसला तो नहीं है, मदर की रिकवरी कैसे हो रही है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी अवेयरनेस के अंदर जो होता है रीज़नेबल टाइम बताना होता है कि आपका जो है वो काउंसलिंग करना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है एजुकेशन है वो बताना होता है। और रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं और रिस्पेक्टफुली जो है वो केयर मिले आपकी मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम के अंदर ऑल अबाउट कि आपको मैटरनिटी, जो मैटरनल मोर्टालिटी है, न्यूनेटल मोर्टालिटी है और प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और एट बर्थ जो है वो क्या जो है कंडीशन है, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो देखना होता है। अच्छा, फिर ये सारी जो है वो डिजीज़ आ जाती हैं कि आपने जो डेंगू है उसके ऊपर आपका जो एंडेमिक कम्युनिकल जो डिजीज़ है वो आपकी क्या है, यानी कि आप जो है वो डेंगू के ऊपर आप किस तरीके से जो है वो रोल प्ले कर सकते हो। अब इसके अंदर जो है वो एड्स मॉस्किटो इज़ अ क्लासिकल क्यू जिसके थ्रू जो है वो फैल रहा होता है। तो डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ इन अर्बन एंड सेमी अर्बन सेटिंग्स। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी मेडिसिन, आपने जो सारी डिजीज़ होती है, डेंगू है, मलेरिया है, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लेंगे। TB है, टाइफाइड है, ये आपको ऑलरेडी इनकी चीज़ें उनको पता होगा कि इनका जो है वो हमारा किस तरीके से होता है। सो कॉमन एंडेमिक नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं उसके अंदर आपका, एक मिनट, ठीक है। तो फिर आ जाती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं वो सारी। अच्छा, इन सारों के अंदर ना ये सारी जो है वो डिजीज़ होती हैं सारी, थैलेसीमिया, नमूनिया, सारी। सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने वाली बीमारी, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर आपने TB पड़ा है, कोविड है, डेंगू है, मलेरिया है, फ्लू है, मीज़ल्स है, और फिर उनकी जो है वो आपने वैक्सीनेशन करना, क्या करना, वैक्सीनेशन करना, हाइजीन कंट्रोल करना, आइसोलेशन करना, एंटीबायोटिक जो है वो करना। नॉन कम्युनिकेबल के अंदर वो बीमारियाँ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं लगती, मोस्ट कॉमनली जो है वो नहीं लगती,
ठीक है ना। लाइफ़स्टाइल, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे डायबिटीज़ है, इनकी वजह से हो सकती है बीपी, कैंसर, हार्ट अटैक, अस्थमा, निमोनिया, ठीक है ना। ये सारी जितनी भी बीमारी होती है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती हैं, जो आपको एक दूसरे से नहीं लगती, ठीक है ना। हाँ, एलर्जी की वजह से जैसे आपको अस्थमा हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है, डायबिटीज़, ओबेसिटी की वजह से आपको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, हाइपरटेंशन है, जो सा अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या आप डायबिटीज़ के पेशेंट, आपको डायबिटिक हाइपरटेंशन हो सकती है, और लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ करें तो कैंसर। लेकिन वो आपकी अपनी उसकी वजह से, बस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आपने याद रखना है कि कम्युनिकेबल में आपकी टीबी आ जाती है, जिसके हमने वैक्सीनेशन, हाइजीन, आइसोलेशन करनी होती है, और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आपने जो सा वो बीपी वगैरह ये चीज़ें देखनी होती हैं। क्लियर? अच्छा, लास्टली प्लीज़ जो वीडियो है उसको आपने जो सा वो लाइक करना है, ठीक है ना, और शेयर करना है, और सब्सक्राइब लाज़मी करना है, शेयर लाज़मी करना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो सा वो आपकी मेडिसिन जो है वो नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।